अध्याय 11। पहला परीक्षण। अपनी महाशक्तियों के बावजूद भी प्रेत मानव ही थे, इसलिए उनके बीच संघर्ष अपरिहार्य था, विभिन्न कारणों से। एडम की ठंडी निगाहें ओरेन को घूर रही थी, वो अपनी आंखों से ही उसमें छेद कर देने को तैयार था। तुमने यह क्या किया? एडम ने अपनी तलवार एक तरफ फेंकते हुए धमकी भरे लहजे में कहा। ओरेन ने कुछ नहीं कहा, वो केवल एडम को आश्चर्य से देखता रहा, मानो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एडम ने उसकी तलवार कैसे पकड़ी या उसने अभी क्या किया है। सिल्वाना आगे बढ़ी और गौर से ओरेन को देखने लगी। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने ऑपरेटर को लगभग मार ही डाला या कम से कम गंभीर रूप से घायल कर दिया? सिल्वाना ने सख्ती से कहा। उसके मन में कोई नाराजगी या नफरत नहीं दिख रही थी। ओरेन ने नियम तोड़े थे, उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मुझे नहीं पता, ओरेन अनिश्चितता से बुदबुदाया। जोला ने अचानक कहा, हमें खेद है, और उसने झुककर प्रणाम किया। उसने ओरेन की पीठ पर थपकी दी, जिससे उसने भी वैसा ही किया। एडम ने चारों ओर देखा तो पाया कि दर्जनों लोग सिर्फ उसी की ओर देख रहे थे। कोई भी ओरेन या जोला या यहाँ तक कि सिल्वाना की ओर नहीं देख रहा था, जिन्हें अभी अभी गंभीर चोट लगी होगी। तुम्हें अपने लिए और मेरे लिए भी एक विकल्प चुनना है, सिल्वाना ने शांति से ओरेन और जोला की ओर इशारा करते हुए कहा। बस कह दो और मैं एक विस्तृत रिपोर्ट बना दूंगी। हो सकता है कि उन दोनों को सजा मिले या सिर्फ उसे। हालांकि सिल्वाना को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। फैसला उसके प्रेत को ही लेना था। एडम ने ओरेन की तलवार पर नजर डाली, फिर उसके हाथ को देखा और आगे की ओर मुड़ गया। मैंने पहले ही कहा है, मैं इंसानों से नहीं लड़ रहा हूं। एडम ने अपना हाथ हिलाया और S03 के चैम्बर की ओर इशारा किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओरेन ने हैरानी से अपना सिर उठाया और सिल्वाना की ठंडी निगाहों से नजर मिलाई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और केवल एडम के बताए रास्ते पर चलती रही। खैर, मैं अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने में अच्छा नहीं हूं, ओरेन ने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। जोला ने अपने गाल फुलाए। तुम्हें इस बारे में तुरंत कुछ करना होगा, शायद अखाड़े में लड़ाई हो जाए। ओरेन ने हल्का सा सिर हिलाया। दरार पड़ना। एक विशाल यांत्रिक दरवाजा खुला, जो 2 कमरों में ले गया, एक बड़ा और विशाल, दूसरा छोटा लेकिन मॉनिटरों और विभिन्न उपकरणों से भरा हुआ। क्या आप कोई विशेष स्थान या क्लासिक डेजर्ट चाहते हैं? सिल्वाना ने छोटे से कमरे में एडम से बात करते हुए पूछा। हम लिविंग स्ट्रिंग्स आमतौर पर कहाँ रहते हैं? मुझे मिशन पर कहाँ जाना होगा? एडम ने एक पल के लिए सोचा। जलते रेगिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। वहां रेत कम है, चट्टानी इलाका ज्यादा है, और हवाएं काफी तेज हैं। साथ ही, मैं राक्षसों को उनकी वास्तविक क्षमता से 10% ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। क्या ये ठीक है? सिल्वाना ने टैबलेट पर क्लिक करते हुए पूछा। एडम ने सिर हिलाया। जरूर, चलो शुरू करते हैं। जैसा आप चाहें, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको ये समझना होगा कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है। दर्द तो वास्तविक होगा, लेकिन घाव नहीं। अगर आप मारे भी गए, तो आपको बस हल्का झटका लगेगा, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, सिल्वाना ने बटन दबाने से पहले समझाया। उसी क्षण पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। हवा की बेतरतीब धाराएं कहीं से भी आ रही थी, हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। एडम के बालों को झकझोर रही थी और उसके कपड़ों को लहरा रही थी। अकेली रेत उसके पास से उड़ती हुई गुजर रही थी, बस यहाँ वहां सतह के नीचे से उभरी हुई अभेद्य चट्टानों से टकरा रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चारों ओर एक विशाल बंजर भूमि और खतरे के अलावा कुछ भी नहीं था। एडम अपने आप में अकेला था, क्योंकि सिल्वाना भी गायब हो गई थी। ओह, सिल्वाना झूठ नहीं बोल रही थी। ये वास्तव में वास्तविक अनुभव से अलग नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि इन कैमरों के लिए इतनी लंबी लाइन है, यहां तक कि फैंटम के बीच भी। एडम ने अपने हाथों की ओर देखा, जिन पर रेत के छोटे छोटे कण गिर रहे थे, जो लाखों में से कुछ ही थे। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। तभी कोई प्राणी जमीन से उभरने लगा और बहुत तेजी से खुद को खोदकर बाहर निकलने लगा, जिससे उसकी आकृति प्रकट होने लगी। एडम को कल के अपने मिशन के बारे में पता था, लेकिन उसने अपने विरोधियों का गहन अध्ययन नहीं किया। अगर वह वर्चुअल जोन में नहीं गया होता, तो वह निश्चित रूप से वहां जाता, लेकिन अब उसके पास उनसे लड़ने और खुद के लिए चीजों का अनुभव करने का अवसर था। लिविंग स्ट्रिंग एक ऐसा प्राणी था जिसका लंबा शरीर सुरक्षात्मक काइटिन से ढका हुआ था, जिसके नीचे 6 लंबे मोटे पंजे थे और ऊपर 4 पतले लेकिन तेज और हल्के पंजे थे। ऊपरी पंजे पर मजबूती से खींचे हुए धागे थे, जो ब्लेड की तरह तीखे थे और किसी भी कवच को काट सकते थे। लिविंग स्ट्रिंग्स अंधे थे, हालांकि उनकी लंबी मूंछें और उनके शरीर पर सैकड़ों छोटे बाल उन्हें अंतरिक्ष में पूरी तरह से नेविगेट करने में मदद करते थे।
उनके हमले का आखिरी साधन उनके शक्तिशाली जबड़े थे, जिनमें दांतों की 2 पंक्तियां थीं, सामने की तरफ चिकने और तीखे, और पीछे की तरफ घुमावदार और मुड़े हुए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने लक्ष्य को छोड़ न दें। ठीक है, ठीक है। भले ही छिपकलियां और जीवित तार एक ही खतरे के स्तर के व्हाइट बुक राक्षस हैं, लेकिन वह एक अधिक खतरनाक दिखता है, ये निश्चित है। एडम ने अपने विकास वृक्ष को जगाने के लिए मजबूर करने से पहले मन ही मन कहा। उसके हाथ में सैकड़ों धागों से बनी एक लंबी सुई दिखाई दी और उसकी आंखें चमक उठी, वह युद्ध के लिए तैयार था। लिविंग स्ट्रिंग ने अपना सिर झुकाया, ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया हो कि एडम ने क्या किया है, और फिर वह धीरे धीरे और नपेतुले ढंग से उसकी ओर बढ़ा। हर गुजरते मीटर के साथ तनाव बढ़ता गया। एडम ने पहले प्रयास में ही खतरे के स्तर के सफेद राक्षस को मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वूश! लिविंग स्ट्रिंग दहाड़ते हुए आगे बढ़ी, हर छलांग के साथ अचानक अपना स्थान बदल रही थी। हालांकि यह रेगिस्तान था, लेकिन अपने पंजों की बदौलत लिविंग स्ट्रिंग इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि एडम मुश्किल से उसकी हरकतों के साथ चल पा रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी तेज है। मेरे पास चकमा देने और जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया है। कंगाल क्रांतिकारियों के बारे में ये जानकर आपकी जमीन खिसक जाएगी। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप। राक्षस ने अपने अगले पंजों को एक दूसरे पर पटककर उन्हें रेत में दबा दिया और एडम पर ऊंची लहर छोड़ी, जो हानि रहित थी, लेकिन जिससे उसकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। तभी 4 पंजे रेत के पर्दे को पार करते हुए एडम पर गिर पड़े। जैसे ही तार उसके चेहरे के करीब पहुंचे, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपनी सुई को ऊपर से नीचे की ओर तेजी से घुमाया, जिससे उसके बाएं पंजे में से 2 कट गए। खून बाहर की ओर बह रहा था, जो आंशिक रूप से उसके चेहरे को ढक रहा था, एक ठंडी और दृढ़ भावना के साथ। बहुत बढ़िया, बस थोड़ा और, एडम ने मन ही मन कहा, फिर एक बार फिर हमला किया। हालांकि उसका हाथ नहीं हिला, न ही उसे ऐसा लगा कि उसने कुछ पकड़ा हुआ है। उसकी नजर बगल की ओर गई, उसके उड़ते हुए हाथ पर, जिसमें सुई बिखरकर टुकड़ों में बिखर रही थी। क्रैकल! इससे पहले कि एडम कुछ कर पाता, जीवित डोरी के पंजे उसके पेट में घुस गए, जिससे उसका पेट खुल गया और उसके अंग खून से लथपथ हो गए। नारकीय पीड़ा ने आदम को पीड़ा के साथ खा लिया। उसकी आंखें काली हो गईं और जब उसने पलकें झपकाईं तो राक्षस गायब हो गया, और रेगिस्तान भी गायब हो गया। क्या मैं हार गया? एडम अविश्वास में बुदबुदाया। सिल्वाना ने सिर हिलाया, हाँ। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पहली लड़ाई में हार जाना ठीक है, वर्चुअल जोन इसीलिए बनाए गए हैं। टस्क, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या तुम इसे फिर से बुला सकते हो? जरूर। सिल्वाना ने बटन दबाया और एडम पुनः युद्ध में कूद पड़ा। वह राक्षस चयन स्क्रीन पर गौर से देखने लगी, जहां साफ साफ लिखा था, 4 पैरों वाली जीवित डोरी, हरा खतरा स्तर, लाल किताब। टिप्पणियां: नजदीकी मुकाबले में ये बेहद खतरनाक है, अन्य सभी चीजें समान होने पर यह अपने 5 से 10 सामान्य साथियों को हरा सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में अत्यंत प्रभावी, 1.5 गुना तेज। इसके अत्यधिक दर्दनाक हमलों के कारण शुरुआती फैंटम प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित नहीं है। अध्याय 12। विजय खून की धाराएं एडम के पूरे शरीर पर बहने लगी। कुछ बूंदें उसके चेहरे पर, उसकी ठंडी आंखों के पास गिरी, जबकि उसके मुंह के कोने धीरे धीरे ऊपर की ओर उठे, जिससे एक उत्साही मुस्कान बन जीवित डोरी, घावों से लथपथ, अपने अधिकांश अंगों से रहित, तथा अपनी छाती में एक बड़े छेद के साथ, अंततः जमीन पर गिर पड़ी। उसका हरा खून रेत में भी गया, जबकि एक तेज हवा राक्षस को ढकने की कोशिश कर रही थी, जो उसे रेगिस्तान में एक और क्लब में बदलना चाहती थी। लानत है, ये बहुत कठिन था। एडम थके हुए घुटनों के बल गिरते हुए बोला। उसके चारों ओर का स्थान टुकड़ों में बिखर गया और उसने स्वयं को एक विशाल कमरे में पाया। दरवाजा खुला और सिल्वाना उसकी तरफ बढ़ी। वह ऊंची एड़ी के जूते और छोटी औपचारिक स्कर्ट पहने हुए, हाथों में क्लिपबोर्ड पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी। अरे, लगता है पिछली बार मैं भाग्यशाली था कि मुझे ग्रीन थरेट लेवल मॉन्स्टर से निपटना पड़ा। लिविंग स्ट्रिंग जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला। ये सिर्फ व्हाइट थरेट लेवल मॉन्स्टर है, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है ना? एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। सिल्वाना के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, न कोई खुशी या निराशा, बस उसकी हमेशा की तरह गंभीरता थी। ठीक है, आपकी बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन केवल आंशिक रूप से। चलिए सूखे आंकड़ों से शुरू करते हैं। सिल्वाना ने टैबलेट पर क्लिक करते हुए शांति से कहा। 8 घंटे और 35 मिनट में आप 74 बार मरे, 51 बार आप राक्षस को केवल मामूली रूप से घायल करने में सफल रहे, अन्य 22 बार आपने राक्षस को लगभग मार ही डाला, और केवल 1 बार आप जीते। मैं ईमानदारी से कहूंगा, ये देखते हुए कि यह एक सफेद खतरा स्तर का राक्षस है, यह एक औसत दर्जे का परिणाम है। एडम का चेहरा काला पड़ गया।
हालांकि मैंने तुम्हें धोखा देने की हिम्मत की। सिल्वाना ने झुकने से पहले तीखी आवाज में कहा, यह जीवित स्ट्रिंग नहीं था, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था। आप जो भी सजा चाहें, मैं उसे स्वीकार करूंगी। क्या? एडम की आंखें विस्मय से फैल गईं। रुको, तो मैं इतने समय से किससे लड़ रहा था? बिना अपना सिर उठाए सिल्वाना ने उसे क्लिपबोर्ड थमा दिया। 4 पैरों वाली जीवित डोरी, हरा खतरा स्तर, लाल किताब। शायद खतरे का स्तर केवल एक स्तर अधिक था, इसलिए तकनीकी रूप से 4 पैर वाली जीवित स्ट्रिंग असामान्य इलेक्ट्रिक ईल की तुलना में अधिक कठिन नहीं होनी चाहिए थी। लियोना, मुझे नहीं लगता कि हमें अपने बेटे के साथी के बारे में इस तरह बात करनी चाहिए। गैरी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। लियोना ने भौहें उठाईं। चलो, एडम अब बड़ा हो गया है। सिल्वाना जैसी हॉट लड़की का उसके पास होना एक बड़ी उपलब्धि होगी। चाय पी रहे एडम का गला लगभग रुक गया। माँ, क्या आप निश्चित हैं कि यह बात आपको अपने बेटे को बतानी चाहिए? एडम ने अजीब चेहरे से कहा। लियोना बस धूर्तता से मुस्कुराई। मम्मी, देखो मैंने क्या किया, ट्रिसी खुशी से चिल्लाई, सीढ़ियों से नीचे पहली मंजिल पर उतरते हुए। उसके हाथों में कंस्ट्रक्शन किट से बनाया गया एक खिलौना महल था। थप्पड़! ट्रिसी फिसलकर गिर गई और उसका माथा जमीन पर जा लगा। हालांकि वह न तो चिल्लाए और न ही रोई, लेकिन जैसे ही उसने अपने खंडहर महल को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओह, यह तो बुरा है। एडम ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा कि वह उठकर अपनी बहन की मदद करे। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक लंबा, शांत दृष्टि वाला व्यक्ति ट्रिसी के ऊपर आ गया। सिल्वाना ने ट्रिसी की तरफ देखा। उसने उसे उठाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि महल के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे ट्रिसी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये सजा है या इनाम? खैर, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एडम ने मन ही मन कंधे उचकाए, अपनी मुस्कान नहीं छिपाई। अगले दिन फोर्ट नॉर्टन के एक द्वार पर मिशन के लिए प्रस्थान स्थल। एडम एक बड़े ट्रक के पास खड़ा था। सिल्वाना अपने दफ्तर में थी और दूर से ही एडम से संपर्क बनाए हुए थी। कदम कदम, एक और कदम। 2 आकृतियां आदम के पास आईं और उसका ध्यान आकर्षित किया। अरे, मेरा नाम फेलिक्स है, युवक ने उत्साहित मुस्कान के साथ खुद को सीने में दबाते हुए कहा। उसके बाल काले और आंखें हरी थीं। शुभ दोपहर, हम आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। मेरा नाम वना है, सुनहरे बालों वाली लड़की ने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक कहा। एडम ने उन्हें ध्यान से देखते हुए भौहें उठाईं। उसने पहले भी फायरफॉक्स स्क्वाड के हार्वेस्टर्स को देखा था, लेकिन तब स्थिति बहुत गंभीर थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं था। फेलिक्स की तरह वना के हाथ में भी एक बक्सा था जिसमें सभी आवश्यक उपकरण थे, हथौड़े, चाकू, आरी, चिमटे और भी बहुत कुछ। उनकी बेल्ट पर एक प्राथमिक चिकित्सा किट थी, साथ ही कई ग्रेनेड और एक पिस्तौल थी जिसमें पैंट की टाई पर तैयार मैगजीन लटकी हुई थी, साथ ही एक वॉकी टॉकी और एक तेजर भी था। उनकी पीठ पर बड़े बड़े बैग थे जिनमें खतरे की स्थिति में आपूर्ति और अतिरिक्त गियर थे। हाँ, मैं देख रहा हूं कि तुम पूरी तरह से सतर्क हो। एडम मुस्कुराया। जरूर, फेलिक्स ने कहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एडम ने यात्री सीट पर बैठने से पहले कहा। फेलिक्स ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और वेरना पीछे बैठ गई। एडम गाड़ी चलाना नहीं जानता था, लेकिन यदि उसके पास गाड़ी चलाने का कौशल भी होता तो भी उसे ऐसे समूह में ड्राइवर बनने की अनुमति नहीं दी जाती, जहां वह अकेला फैंटम था। खतरे की स्थिति में फैंटम को तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती थी, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि फैंटम को ड्राइवर की सीट छोड़नी पड़े। हार्वेस्टर को ड्राइवर बनाना छोटी टीमों में एक लोकप्रिय प्रथा थी। क्या तुम तैयार हो? सिल्वाना ने पूछा। उसकी आवाज एडम के ईयर में पहुंची। ठीक है, चलो चलें। अध्याय 13, शिकार। बख्तरबंद ट्रक बंजर भूमि को चीरता हुआ उसके उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंचा, जो चट्टानों और तेज हवाओं के करीब था। एडम ने शांत भाव से खिड़की से बाहर देखा। वह पिछले कुछ समय से एक ही परिदृश्य को देख रहा था। तपते रेगिस्तान में बहुत सारे राक्षस थे, लेकिन दृश्य लगभग नगण्य थे। फेलिक्स गाड़ी चला रहा था, बीच बीच में टैबलेट पर नजर डाल रहा था, जबकि सिल्वाना बीच बीच में अपना रास्ता बदल रही थी, ताकि वे अन्य राक्षसों से न टकरा जाएं। उनका लक्ष्य केवल लिविंग स्ट्रिंग्स था, उन्हें कम से कम 10 पंजे इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, इसलिए ये देखते हुए कि एक सामान्य लिविंग स्ट्रिंग में केवल 2 सामने के पंजे होते हैं, उन्हें 5 राक्षसों को मारने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से, किसी भी समय फैंटम के आदेश पर ऑपरेटर मिशन को रद्द कर सकता था, लेकिन यह मूल्यवान प्रतिष्ठा के नुकसान से भरा था। एक ऐसा फैंटम जो सबसे सरल मिशन को भी पूरा नहीं कर सकता था, एक बड़ी समस्या थी और एक ब्लैक होल था जो बिना परिणाम के बजट और जनशक्ति को अवशोषित कर रहा था। बिल्कुल हाँ, हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं, फेलिक्स ने उत्साह से कहा, पहाड़ी पर चढ़ते हुए और एकदम शीर्ष पर रुकते हुए।
दूर दूर तक लिविंग स्ट्रिंग्स आगे पीछे चल रहे थे। यह कोई घोंसला नहीं था, बल्कि उनका एक आवाज था। घोंसले उतने बड़े नहीं थे और राक्षसों का झुंड बहुत बड़ा था, लेकिन पर्याप्त शक्ति के साथ उनसे बहुत तेजी से निपटा जा सकता था। चलिए शुरू करते हैं, एडम ने कार से बाहर निकलने से पहले कहा। वह पहाड़ी से नीचे उतरा, जबकि फेलिक्स और वना ने कार्रवाई के लिए तैयारी की। उन्हें ट्रक को सुविधाजनक स्थान पर खड़ा करना था, फायरिंग पोजीशन लेनी थी और खतरे की स्थिति में एडम की मदद के लिए तैयार रहना था। क्या तुम तैयार हो? सिल्वाना ने गंभीर स्वर में पूछा। हाँ, मैं एक साथ 2 या 3 धागे ले सकता हूँ। एडम ने सिर हिलाया और फिर तुरंत हरकत में आ गया। उसकी आंखें चमक उठी जब धागे उसके दाहिने हाथ के चारों ओर लिपट गए और जल्दी से एक लंबी सुई में बदल गए। फेलिक्स और वेरना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने उस ओर देखा। हथियार के रूप में आदेश, ऐसा आप अक्सर नहीं देखते, फेलिक्स ने बड़बड़ाया। वना ने सिर हिलाया। और क्या बात है, यह एक सुई है। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी फैंटम के साथ मैंने काम किया है, उनमें से किसी के पास ऐसा असामान्य हथियार नहीं था। यह एक साथ भाला और तलवार दोनों है ना? फेलिक्स ने कंधे उचकाए, कुछ ऐसा ही। खैर, अब हम सब कुछ देख लेंगे। अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है। उसी समय एडम पहले लिविंग स्ट्रिंग के पास पहुंचा, 4 पैरों वाले से अलग, जिससे उसने लड़ाई की थी। सामान्य लिविंग स्ट्रिंग के निचले पैर इतने शक्तिशाली नहीं थे और सुरक्षात्मक चिटिन नहीं थे। एक नजर ही यह समझने के लिए पर्याप्त थी कि वे कितने कमजोर थे। हुश! एडम ने सुई घुमाई, जिससे लिविंग स्ट्रिंग लंबवत कट गई। हरा खून बाहर की ओर बह निकला, लेकिन एडम पर एक भी बूंद नहीं गिरी, क्योंकि वह अगले प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए तेजी से मुड़ा, जो पहले से ही उसके करीब था। वर्चुअल रियलिटी में लगभग 9 घंटे बिताने के बाद एडम ने रेगिस्तानी इलाके में बेहतरीन तरीके से चलना सीख लिया था। शायद यहाँ रहने वाले राक्षसों जितना नहीं, लेकिन जीतने के लिए ये काफी था। 2 नुकीले पंजे आदम पर उतरे और उसे टुकड़ों में काटने का इरादा किया। फेलिक्स और वना ने अपनी पिस्तौलें थाम ली। यह उनका पहला मिशन नहीं था, इसलिए उन्हें पता था कि खतरनाक पल कब आ सकता है। आह! फेलिक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने एक कदम पीछे लिया, जिससे राक्षस के पंजे उसके चेहरे के ठीक सामने आ गए। उसके बालों की नोकें लहरा उठी, जबकि हवा की एक शक्तिशाली धारा उसके कंधों पर सीटी बजा रही थी। फिर एडम आगे बढ़ा, उसने राक्षस के जबड़े में सुई घुसा दी और अपने हाथ की तेज हरकत से उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। सावधान! फेलिक्स चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि एडम यह नहीं देख पाया कि दुश्मन उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं था। राक्षस का पंजा उसकी ओर आया और एडम ने अपने हाथ में सुई घुमाकर अपनी पकड़ बदली, जिससे राक्षस का हमला रुक गया। नुकीला धागा उसके चेहरे से कुछ सेंटीमीटर दूर था, लेकिन वह सैकड़ों धागों वाली सुई को काट नहीं सका। बुरा तो नहीं है, लेकिन रेड बुक वाले की तुलना में तुम वाकई कमजोर हो, एडम ने आगे दौड़ने से पहले कहा। तार से सफेद चिंगारियां ऐसे उड़ रही थी जैसे 2 तलवारें आपस में टकरा रही हों और एक दूसरे की मजबूती पर विजय पाने में असमर्थ हो। हुश! जैसे ही राक्षस का दूसरा पंजा उसके सिर के ऊपर से गुजरा, एडम झुक गया और फिर आगे की ओर छलांग लगाकर राक्षस के पीछे भाग गया। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, राक्षस के शरीर पर एक लकीर दौड़ गई और उसका धड़ तिरछा होकर जमीन पर गिर पड़ा। 3 हो गए, 2 और बाकी हैं, है ना? एडम ने अपने कंधे से धूल झाड़ते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जरूर, हालांकि 10 पंजे अधिकतम नहीं है, आप जितने चाहें उतने इकट्ठा कर सकते हैं। हमें अतिरिक्त इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन हम उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। पैसा हमेशा काम आता है। सिल्वाना ने कहा। सावधान रहो। उत्तर दिशा से 2 और लिविंग स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे एक साथ काम करेंगे। एडम ने लड़ाई में उतरने से पहले शांति से सिर हिलाया। अरे, निश्चित रूप से यह उसका पहला मिशन है। सच कहूं तो मैं फैंटम नामक नौसिखिए के साथ जाने को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसके कार्यों को देखकर मैं नहीं कह सकता कि वह नौसिखिया है। फेलिक्स ने एडम को 2 लिविंग स्ट्रिंग्स से निपटते हुए देखा। वना ने सिर हिलाया। केवल इतना ही नहीं, देखो वह ऊपरी पंजे को छू भी नहीं रहा है। पहले तो मुझे लगा कि यह संयोग है, लेकिन ये 5वां राक्षस है और एक भी ऊपरी पंजा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। वाह, मुझे अभी अभी इसका एहसास हुआ। फेलिक्स ने आश्चर्य से अपना सिर पीछे खुजलाया। हार्वेस्टर का काम स्पष्ट था, लेकिन सरल नहीं था। उन्हें राक्षसों के हिस्सों को यथासंभव सर्वोत्तम स्थिति में प्राप्त करने की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से फैंटम ऐसा कर सकते थे और अक्सर लड़ाई के दौरान राक्षसों के हिस्सों को नुकसान पहुंचाते थे, यह अपरिहार्य था। इसलिए फेलिक्स और वेरना के लिए यह सचमुच एक आशीर्वाद था कि एडम ने मूल्यवान सामग्रियों को नुकसान न पहुंचाने के प्रति सावधानी बरती। हाँ,
मुझे लगता है कि इसीलिए उसके पास निजी ऑपरेटर है, भले ही वह अभी नौसिखिया ही क्यों ना हो। निश्चित रूप से ऊपर बैठे लोग प्रतिभा को परिभाषित करना जानते हैं, अन्यथा इनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं होगा। लिविंग स्ट्रिंग जीन को आपकी तिजोरी में रख दिया गया है। लिविंग स्ट्रिंग जीन को आपकी तिजोरी में रख दिया गया है। लिविंग स्ट्रिंग जीन। एडम ने राक्षसों को मारना और उनके जीन एकत्रित करना जारी रखा, जिससे उसके पीछे लाशों की एक पंक्ति रह गई। जब उसकी सुई 15वें राक्षस के आर पार हो गई, तो बचे हुए जीवित तारे एक दूसरे को देखकर भाग गए। कोई भी एक अजेय दुश्मन को हराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं देना चाहता था। कुछ लोग रेत में दब गए और कुछ लोग जितना दूर भाग सकते थे भाग गए। ठीक है, मुझे लगता है कि मिशन पूरा हो गया, एडम ने कहा और निकटतम चट्टान पर बैठने से पहले अपने ईयब को छुआ। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। हालांकि आराम करने की कोई जरूरत नहीं है। आसपास कोई राक्षस नहीं है, लेकिन कोई भी भविष्य नहीं देख सकता, सिल्वाना ने गंभीरता से कहा। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा काम, फेलिक्स ने लाशों के बीच में ट्रक रोकते हुए खुशी से कहा। एडम, अब तुम आराम कर सकते हो, बाकी काम हम पर छोड़ दो, वेरना ने जोरदार आवाज में कहा और पहले राक्षस के पास दौड़ी। क्लिक करें। वेरना ने अपना केस खोला और उसमें से औजारों का एक ऐसा सेट निकला जिसे देखकर कोई भी सर्जन या कसाई ईर्ष्या करेगा। ठीक है, ये चिटन के लिए पर्याप्त होगा। वना ने एक पतला ब्लेड वाला लंबा चाकू और एक सफेद स्प्रे बोतल निकाली और चाकू पर स्प्रे छिड़क दिया। फिर कुछ सहज हरकतों में उसने ऊपरी पंजे अलग किए और उन्हें कसकर बांध दिया। फेलिक्स ने भी ऐसा ही किया, कभी कभी तैयार ऊपरी पंजे को ट्रक के कार्गो क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। हाँ, तो यही है फैंटम होने का मतलब। एक तरह से ये सुकून देने वाला भी है। डेडलैंड्स एक खतरनाक जगह है, लेकिन जब आप राक्षसों का शिकार करते हैं और वे आपका शिकार नहीं करते, तो चीजें बदल जाती हैं। एडम ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सोचा। बम बम बम। फेलिक्स ने जीवित डोरी के सभी 30 ऊपरी पंजे गिरा दिए, जिससे उसके हाथों से धूल उड़ गई। सब हो गया, अब हम वापस जा सकते हैं, फेलिक्स ने खुशी से कहा। एडम ने सिर हिलाया। जरूर, हम यही करेंगे। ये पहले मिशन के लिए काफी है। बीप बीप बीप। अचानक एडम का एनईपी लाल रंग में चमकने लगा तथा स्क्रीन पर कई सिस्टम संदेश दिखाई देने लगे। क्या बकवास है, यह एक एसओएस सिग्नल है, सिल्वाना ने कहा। आपके पश्चिम में 5 किलोमीटर दूर रस्ट स्क्वाड गंभीर संकट में है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूं? एडम ने पूछा। मुझे डर है कि आप सबसे नजदीकी फैंटम है। उनका दस्ता बहुत बड़ा नहीं है, जिसमें सिर्फ 3 फैंटम और 7 हार्वेस्टर है, सिर्फ 3 ट्रक है। मैं ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां क्या चल रहा है, लेकिन लगता है कि उनके पास इसके लिए समय नहीं है। एडम ने सिर हिलाया। समझ गया। फिर उसने फेलिक्स और वेरना की ओर देखा। ऐसा लगता है कि हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जरूर, हम जो भी जरूरी होगा करने के लिए तैयार हैं, फेलिक्स और वना ने एक साथ जवाब दिया। अध्याय 14। रस्ट स्क्वाड। फेलिक्स पूरी गति से गाड़ी चला रहा था, बंजर भूमि को चीरता हुआ और गंभीर दिख रहा था। दस्ते अक्सर मुसीबत में पड़ जाते थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में फैंटम्स बस मिशन को रद्द कर देते थे और गढ़ में वापस लौट जाते थे। यह आत्मघाती लड़ाई में शामिल होने और मूल्यवान लोगों को खोने से कहीं बेहतर था। हालांकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती थीं जब बचना असंभव होता था। आपको बस लड़ना होता था और मदद का इंतजार करना होता था। फायरफॉक्स स्क्वाड की तरह हर स्क्वाड की मदद के लिए कोई युद्धक विमान नहीं उड़ाया जा सकता था। हर किले पर उनमें से कुछ ही थे, और वे केवल विशेष रूप से कठिन मामलों और दीवारों के करीब होने पर ही उड़ान भरते थे। दुर्भाग्य से रस्ट स्क्वाड के लिए यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसके लिए किले की सेना को सक्रिय किया जाता। हालांकि रक्षा विभाग उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एडम, फेलिक्स और वेरना अपने स्थान के कारण कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। कांपना कांपना कांपना। लगभग 5 से 6 मीटर ऊंचे कई विशालकाय आकृतियां एक घेरे में एकत्रित होकर रस्ट स्क्वाड की ओर बढ़ रही थीं। कुल मिलाकर लगभग 10 राक्षस थे। उनमें से प्रत्येक एक विशाल आकृति थी जो पत्थर के कवच से ढकी हुई थी, जो उनके शरीर के एक हिस्से के रूप में उनकी रक्षा करती थी। कवच की दरारों के साथ मांस निकला हुआ था, जो दिखा रहा था कि वे जीवित प्राणी थे। राक्षसों के पैर बहुत बड़े थे, जो रेत पर एक बहुत बड़ा निशान छोड़ते थे और हर कदम पर जमीन को हिलाते थे। राक्षसों का धड़ चौड़ा था और उनके विशाल कंधों तक और भी करीब आ गया था। ऐसा लग रहा था कि विस्फोटक गोले के साथ तोप का गोला भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सबसे उल्लेखनीय बात थी उनके हाथ, या यूं कहें कि उनका दोहरा रूप। उनकी विशाल मुट्ठियों में तोपें लगी हुई थीं, जिनके आधार पर चमकता हुआ मैग्मा था, जो किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। ये बड़े लोग कौन हैं?
एडम ने हैरानी से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्टोन गोलियथस, व्हाइट थरेट लेवल, व्हाइट बुक। सिल्वाना ने जल्दी से जवाब दिया, हालांकि वे लिविंग स्ट्रिंग्स की तुलना में बहुत मजबूत हैं। वे उतने तेज नहीं हैं, लेकिन उनके बचाव को तोड़ना कठिन होगा, और एक हमला आपको पैनकेक में बदलने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा, उनकी बाहों पर तोपों से सावधान रहें। एडम ने ट्रक से बाहर निकलने से पहले सिर हिलाया और पुनः अपनी सुई की ओर इशारा किया। ऐसे राक्षसों से मत भिड़ो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि तुम ग्रेनेड से मदद कर पाओगे, है ना? जरूर, यह असंभव है कि सीधे प्रहार से भी स्टोन गोलियथस को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन उनके कवच का कुछ हिस्सा जरूर टूट जाएगा, फेलिक्स ने आत्मविश्वास से कहा। एडम ने आगे दौड़ने से पहले चुपचाप सिर हिलाया। तपते रेगिस्तान के इस इलाके में रेत बहुत कम और पत्थर ज्यादा थे। रेत की परत बहुत छोटी थी, इसलिए हर कदम के साथ एडम की रफ्तार और तेज होती जा रही थी। युद्ध के दौरान कठोर सतह पर, वह अंततः महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कितना मजबूत और तेज हो गया है। वह महसूस कर सकता था कि उसके द्वारा उठाए गए हर कदम पर शक्ति उसकी मांसपेशियों में प्रवाहित हो रही थी, जो उसके पैरों में हल्की धड़कन के साथ प्रतिध्वनित हो रही थी। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं फैंटम हूं, मैं मजबूत और तेज हूं, लेकिन अजेय नहीं हूं। एडम ने मन ही मन बुदबुदाया और वह पास के स्टोन गोलियत की ओर बढ़ गया। उसी समय 2 ग्रेनेड उसके सिर के ऊपर से उड़कर आए। बूम! कवच को तोड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए विनाशकारी विस्फोट ने मजबूत पत्थर के ढांचे को चकनाचूर कर दिया, जिससे स्टोन गोलियत के कंधे पर भयानक मांस दिखाई देने लगा। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब वह उछला, सुई राक्षस के कंधे में घुस गई और गर्दन तक पहुंच गई, जिससे एक लंबा घाव हो गया। खून की धाराएं बाहर की ओर बहने लगी और चारों ओर बाढ़ आ गई, जबकि विशाल राक्षस धीरे धीरे मर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आह आह आह, बकवास, ये बहुत मुश्किल था। एडम ने अपने दाहिने हाथ को देखते हुए जोर से सांस ली। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप उठी और उसकी कलाई फड़क उठी। गर्दन के पास पत्थर की परत को काटना, हालांकि बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, एक मुश्किल काम था। बाम! पत्थर के गोलियत का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे धूल का एक बादल उठ गया। फिर सभी फैंटम्स और हार्वेस्टर्स ने अपना ध्यान इस ओर लगाया। लंबे बचाव के बाद अंततः उन्हें थोड़ी राहत मिली। बहुत बढ़िया, बैकअप आ गया है। हार नहीं माननी है। हमें बस थोड़ी देर और टिके रहने की जरूरत है। घने काले बाल और मूंछों वाला एक आदमी आगे बढ़ने से पहले चिल्लाया, दोनों हाथों से विशाल भाला पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक उठी जब हवा के तेज झोंके उसके पैरों को बवंडर की तरह घेर रहे थे। वह कई गुना तेज हो गया, एक ही पल में कई मीटर की दूरी पार कर गया और भाला पत्थर के गोलियत के पैर में घुस गया। पत्थर के कवच ने दबाव को झेलने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। इस प्रकार आदमी ने पत्थर के गोलियत के पैर को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे राक्षस गिर गया। हुश! कई ग्रेनेड राक्षस के चेहरे के ठीक सामने थे, जो उसके कवच को फाड़ रहे थे। नहीं, यह पर्याप्त नहीं है, एडम ने मन ही मन कहा, यह महसूस करते हुए कि ग्रेनेड स्टोन गोलियत को मारने में सक्षम नहीं होंगे। आह! उसकी नजर रस्ट स्क्वाड के दूसरे प्रेत से आती हुई एक चमकदार लाल चमक पर पड़ी। ये लाल बालों वाली एक लंबी लड़की थी जो आग से बना एक धनुष पकड़े हुए थी। उसने जल्दी से धनुष की डोरी खींची और एक ज्वलंत तीर छोड़ा। सीटी की आवाज के साथ अपने रास्ते में हवा के बहाव को चीरते हुए तीर राक्षस के सिर पर जा लगा, जिससे वह उड़ गया। चारों ओर खून के टुकड़े बिखर गए, साथ ही लाल गर्म चट्टानें भी बिखर गईं। एडम लांस के साथ जो आदमी है उसका नाम एरन है, वह रस्ट स्क्वाड का नेता है। लाल बालों वाली लड़की का नाम लैला है और तीसरा कोडी है। सिल्वाना ने जल्दी से कहा, एडम को आवश्यक जानकारी सौंपते हुए। हालांकि वह एडम से दर्जनों किलोमीटर दूर थी, लेकिन वह उसके एनईपी में लगे कैमरों के जरिए सब कुछ देख सकती थी। कैमरे अलग अलग जगहों पर थे, इसलिए एडम का हाथ चाहे जिस भी स्थिति में हो, सिल्वाना को पूरा नजारा दिखाई देता था। तीसरा, एडम हैरान था। उसी समय तीनों स्टोन गोलियत रुक गए और अपनी तोपों को रस्ट स्क्वाड पर तान दिया। वे जल्दी से गर्म हो गए, किसी भी क्षण गोली चलाने के लिए तैयार। सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, जल्दी करो, कोडी ने चिल्लाते हुए एरन और लेला के सामने से भागते हुए कहा। उसके पास एक बहुत बड़ी काली ढाल थी जिसमें ऊर्जा भरने के लिए कई सुरक्षात्मक प्लेट और खांचे थे। कोडी की आंखें चमक उठी जब उसकी ढाल चमक उठी तथा उस पर बर्फ की परत जम गई, जो ढाल से कई गुना बड़ी हो गई तथा ढाल को अभेद्य दीवार की तरह ढक लिया। तभी स्टोन गोलियथस की तोपों से लाल गर्म चट्टानें इतनी तीव्र गति से निकलने लगी मानो वे मशीन गन हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, हार्वेस्टर्स में से एक ने बर्फ की ढाल की ओर भागने की कोशिश करते हुए कहा।
हालांकि जैसे ही उसने अगला कदम उठाया, एक लाल गर्म चट्टान उसके सिर पर फट गई, जिससे वह हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। दो और हार्वेस्टर्स का भी यही हश्र हुआ। लाल गर्म पत्थरों ने उनमें बड़े बड़े छेद कर दिए, वे बस कुछ कदमों से चूक गए और वे बर्बाद हो गए। अरे वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोडी ने गुस्से से कहा, दोनों हाथों से अपनी ढाल को कसकर पकड़ते हुए। बर्फ की दीवार ने सारी क्षति को अपने अंदर समाहित कर लिया, लेकिन बाकी सब कुछ मृत्यु क्षेत्र था। एडम, भागो! सिल्वाना चिल्लाया जब एक पत्थर के गोलियत ने अपनी तोपें उसकी ओर तान दी। इससे पहले कि एडम कुछ समझ पाता, कई चट्टानें उसके सामने आ चुकी थीं। जैसे ही उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, उसकी आंखों में बिजली के झटके महसूस होने लगे। अपने हाथ के तेज झटके से सुई ने उसके सामने की चट्टानों को चीर दिया, फिर एडम का शरीर कई बार अलग अलग दिशाओं में घूमा और उसके ठीक बगल की चट्टानों को पार कर गया। एरन, लेयला, कोडी और हार्वेस्टर्स के चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे, क्योंकि वे जानते थे कि स्टोन गोलियत की सीधी गोलीबारी से बचना लगभग असंभव था। अध्याय 15, विध्वंसक। एडम का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह होने लगा, जबकि उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। क्या आप ठीक हैं? सिल्वाना ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। एडम ने सिर हिलाने से पहले अपने पैरों और हाथों पर पड़ी खरोचों पर नजर डाली। हाँ, लेकिन मैं फिर से उस स्थिति में नहीं पड़ना चाहता। एडम ने सिर हिलाया। स्टोन गोलियथर्स हर कुछ मिनट में सिर्फ एक बार ही यह हमला कर सकते हैं। आप और बाकी सभी लोग फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन आपको उन्हें जल्द से जल्द मारना होगा। एडम ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। एरन, कोडी और लेयला ने भी यही किया। साथ मिलकर वे एक या दो स्टोन गोलियत को जल्दी से मार सकते थे और फिर अगले पर आगे बढ़ सकते थे। एक एक करके स्टोन गोलियत जमीन पर गिर गए, बिना तोपों के। वे उतने दुर्जय नहीं थे। उनके हमले शक्तिशाली थे लेकिन धीमे थे, फैंटम के लिए चकमा देना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अभी थोड़ा और बाकी है, कोडी ने खुशी से कहा। अगले कुछ मिनटों में रस्ट स्क्वाड ने ज्यादातर स्टोन गोलियथर्स को मार गिराया। फेलिक्स और वना की मदद से एडम ने एक और को मार गिराया। हा, देखो, और मदद आ रही है। एरन ने पूर्व की ओर इशारा किया। उस दिशा से 10 से ज्यादा ट्रक आ रहे थे। यह एक दस्ता था जिसमें काफी संख्या में फैंटम थे। एडम आराम से मुस्कुराया। अब केवल 4 स्टोन गोलियत बचे हैं। जब वह दस्ता यहां पहुंचेगा, तो ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ, पहला मिशन जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एडम ने सुई घुमाई, अपना अगला लक्ष्य चुना। वह सिर्फ इसलिए शांत नहीं होने वाला था क्योंकि मदद उनके पास आ रही थी। उसे इसका पूरा फायदा उठाना था। कांपना, कांपना, कांपना। अचानक धरती हिलने लगी और दूर स्थित रेत ऊपर की ओर उठने लगी, मानो धरती के अंदर से कोई पर्वत निकल रहा हो। 10 मीटर से ज्यादा लंबा और एक पूरी हवेली के आकार का एक विशालकाय जीव ऊपर उठा। यह एक स्टोन गोलियथ लग रहा था, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, भयावह आभा और अटूट कवच के साथ। मैग्मा उसकी 2 तोपों से बहकर उसके कवच के खांचों में रिसने लगा और वापस उस शरीर में चला गया जो ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ज्वालामुखी के मुख से निकला हो। जैसे ही सिल्वाना ने इस राक्षस को देखा, वह तुरंत चिल्ला उठी। एडम, यह प्राइम स्टोन गोलियथ है। ग्रीन थरेट लेवल, रेड बुक। एडम की पीठ में ठंडक दौड़ गई। रोंगटे खड़े हो गए और वह जाने नहीं देना चाहता था। उसके सामने दुश्मन कितना ताकतवर है, इसका एहसास उसे प्रभावित कर रहा था। 4 लेग लिविंग स्ट्रिंग भी ग्रीन थरेट लेवल, रेड बुक का राक्षस था। हालांकि उसे जीतने के लिए 74 प्रयास करने पड़े, और 70 प्रयासों के बाद वह पहले से ही राक्षस, उसकी हर चाल और हमले के बारे में सब कुछ जानता था। नियमित स्टोन गोलियथ लिविंग स्ट्रिंग से ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए प्राइम 1 के लिए भी यही सच था। इसके अलावा वर्चुअल जोन में एडम सिर्फ लिविंग स्ट्रिंग की एक दुर्लभ उप प्रजाति से लड़ रहा था, प्राइम वर्शन से नहीं। अरे, मैं उससे अकेले नहीं संभाल सकता, लेकिन हम बहुत सारे लोग हैं, है ना? एडम ने सोचा और दूसरी ओर देखने लगा। ट्रकों के रुकने से पहले ही फैंटम उन पर चढ़ गए और अपनी सारी ताकत से उन पर हमला कर दिया। कई प्रोजेक्टाइल, बिजली के बोल्ट और आग के गोले ने स्टोन गोलियथ के कवच को नष्ट कर दिया। फिर रस्ट स्क्वाड ने युद्ध में प्रवेश किया तथा दूसरे दस्ते की अग्नि सहायता की सहायता से अंतिम स्टोन गोलियथ से निपटा। एडम मुस्कुराया। वह इस बात से प्रभावित थे कि फैंटम्स एक साथ मिलकर काम करके क्या हासिल कर सकते हैं। हाँ, बख्तरबंद विशालकाय जहाज भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं होंगे। हमें बस थोड़ी सावधानी की जरूरत है, बस इतना ही। जब दस्ता उनके पास पहुंचा तो एडम ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चकमा। सिल्वाना की आवाज उसके कानों में बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। फिर अपनी आंख के कोने से एडम ने कुछ लाल और चमकीला, लेकिन बेहद गर्म देखा।
ऐसा लग रहा था जैसे सूरज खुद उसकी ओर आ रहा हो। बिना किसी हिचकिचाहट के एडम पीछे की ओर कूद गया और सुनसान ढलान से नीचे लुढ़कने लगा। उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक विशाल मैग्मा का गोला उसके ऊपर से उड़ता हुआ कहीं दूर जा रहा है। तभी एडम ने एक और चमक देखी, जो आकाश से गिरते उल्कापिंड की तरह दौड़ते हुए दस्ते पर बरस पड़ी। इससे पहले कि फैंटम्स कुछ कर पाते, मैग्मा का थक्का जमीन पर आ गया, फट गया और अपनी पूरी शक्ति बाहर की ओर फैला दी। कांपना, कांपना, कांपना। सुनामी की लहरों की तरह रेत की धाराएं ऊपर की ओर बढ़ने लगी, जिससे जमीन कांप उठी। सैकड़ों मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया। रेत झुलसी हुई धरती में बदल गई, जो जलते हुए अंगारों से ढक गई और लाशें राख में गिर गईं। एडम का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे हल्की घबराहट होने लगी। उसने कई मरे हुए राक्षस देखे थे, उससे पहले भी कई लोग मर चुके थे, खास तौर पर प्राइम लिजर्ड से, लेकिन यह ऐसा नहीं था। तब यह अलग था। वह फायरफॉक्स स्क्वाड के अनुभवी फैंटम से घिरा हुआ था, और एक युद्धक विमान उनकी सहायता के लिए दौड़ रहा था, लेकिन अब वह लगभग अकेला था। एक ही हमले में इसने पूरी टुकड़ी को खत्म कर दिया। बिल्कुल नहीं, एडम ने मन ही मन कहा, जबकि उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कोडी, एरन और लैला की स्थिति भी लगभग एक जैसी थी, हालांकि यह उनका पहला मिशन नहीं था, और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। चलो चलें। भले ही यह प्राइम 1 हो, अगली गोली चलने में कुछ समय लगना चाहिए, एरन ने आदेश देते हुए कहा। लेयला ने सिर हिलाया और एक ज्वलंत धनुष बनाकर एक अजेय प्रतिद्वंद्वी पर उग्र बाण छोड़ने के लिए तैयार हो गई। आह! लैला की आंखें चौड़ी हो गईं जब प्राइम स्टोन गोलियत नीचे झुका और जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया, उसे अपने हाथों के बीच जकड़ लिया और उसे चट्टानों में बदल दिया। नहीं, एरन ने अविश्वास में कहा। कोडी उनके सामने बर्फ की दीवार बनाकर खड़ा था, तभी प्राइम स्टोन गोलियत ने पीछे की ओर झुककर पूरी ताकत से उन पर पत्थर फेंके। हवा की एक सीटी के साथ चट्टानें बर्फ को तोड़ती हुई रस्ट स्क्वाड के बचे हुए सदस्यों में मुट्ठी भर छेद कर गईं। कुछ सिरहीन हो गए, जबकि अन्य टुकड़े टुकड़े हो गए, मांस के टुकड़े बन गए। एडम, सावधान! फेलिक्स चिल्लाया जब चट्टानें एडम की ओर बढ़ रही थीं। हुश! पत्थर उसके पास से गुजरे, रेत पर धारियां छोड़ते हुए और चमत्कारिक रूप से उसे नहीं लगे। उनमें से एक पत्थर उनके ट्रक से टकराया, जिससे ट्रक 2 टुकड़ों में बंट गया और वह पूरी तरह से बेकार हो गया। फेलिक्स और वेरना आखिरी क्षण में एक तरफ कूद पड़े, अपना सिर जमीन पर टिका लिया और रेत के टीले के पीछे छिप गए। एडम, सिल्वाना की कई चीखों में से एक अंततः उसके दिमाग तक पहुंची और उसे उसकी स्थिरता से बाहर निकाला। मैं यहां हूं, एडम ने जल्दी से जवाब दिया। भागो, तुम प्राइम स्टोन गोलियत को नहीं संभाल पाओगे। मैंने पहले ही रक्षा विभाग को इसकी सूचना दे दी है। 10 मिनट में मदद यहां पहुंच जाएगी, सिल्वाना ने जल्दी से कहा। 10 मिनट? मैं टिकने की कोशिश करूंगा, एडम ने फेलिक्स और वना की विपरीत दिशा में भागने से पहले कहा। हालांकि उसे अपने शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस राक्षस से भागना, यह बिल्कुल असंभव है, एडम ने अंदर से कहा, प्राइम स्टोन गोलियत को घूरते हुए, जो एक और पत्थर को तोड़ रहा था, उसे चट्टानों में बदल रहा था। भागो, मुझे बस भागना है, नहीं तो मेरा भी हाल उनके जैसा हो जाएगा। एडम ने झुलसी हुई धरती और रस्ट स्क्वाड को देखा, या यूं कहें कि जो कुछ बचा था सिर्फ आत्माविहीन लाशें। वह अपनी सीमा तक प्रयास कर रहा था, उसके पैरों में पहले से ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि प्रत्येक कदम के साथ उसके बचने की संभावना बढ़ रही थी। फिर प्राइम स्टोन गोलियत फिर से झुका, पत्थर फेंकने वाला था। एडम ने राक्षस की हर हरकत देखी, और फिर उसकी नजर में कुछ बदलाव आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह यहाँ है, मौत। भागो, हा 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 हा, तुम्हें पता है यह असंभव है। अचानक एडम को एक आवाज सुनाई दी, और ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई, सब कुछ एक दर्जन बार धीमा हो गया। वह अज्ञात आवाज उसके अस्तित्व की गहराई से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो उसके जीन और डीएनए उसके इरादों को सीधे उसके मस्तिष्क में पहुंचा रहे हो। लड़ो, जैसे तुमने पहले किया था, जैसे तुम अब करोगे। एक गर्जनापूर्ण गर्जना, एक ऐसी पुकार जो एक सेना को प्रेरित कर सकती थी, उसके पूरे शरीर से होकर गुजरी, यहां तक कि सबसे दूर के कोने तक पहुंची। तभी एडम का विकास वृक्ष कांप उठा, क्योंकि उसके प्रारंभिक जीन और मिथ्या ओ बिजली के झरने की तरह चमक उठे। जब चट्टानें उसके सामने थीं, तो एडम की आंखें खून से भर गईं, उसकी नसें फूल गईं और उसकी पुतलियों में बिजली के झटके दौड़ने लगे। अध्याय 16, गिरा हुआ दानव। प्राइम स्टोन गोलियत वहां क्यों आया? सैन्य वर्दी पहने एक आदमी चिढ़कर चिल्लाया। उनके अलावा उस विशाल कमरे में कई अन्य लोग भी थे, जो बड़े मॉनिटरों के सामने बैठे थे और लगातार कीबोर्ड पर टैप कर रहे थे और किसी से बात कर रहे थे। हमें नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए,
हम उन सभी को भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो सैद्धांतिक रूप से वहां पहुंच सकते हैं। उसी समय अधिकांश मॉनिटर चमकीले विस्फोटों के कारण लाल हो गए, जिससे सभी फैंटम नष्ट हो गए। रुको, क्या वे सब मर गए हैं? नहीं, अभी भी एक बचा है। किसी ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां एडम था। अपवाद के तौर पर सिल्वाना ने उन्हें एडम के एनईपी पर लगे कैमरों तक पहुंच दे दी थी, ताकि रक्षा विभाग तेजी से प्रतिक्रिया कर सके। एडम विंटर, फैंटम रूकी, उसे एक दिन पहले ही लाइसेंस मिला है। काम जारी रहा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि फैंटम रूकी एक मिनट भी जीवित रह सकेगा। हालांकि जल्द ही उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, और यदि यह काम न होता, तो उनमें से कोई भी इस सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य से अपनी आंखें नहीं हटा पाता। एडम को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह असंभव था कि कोई इसका उत्तर दे सके, लेकिन वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, उसे अंत तक लड़ना होगा। उसका शरीर अपनी क्षमता की सीमा पर काम कर रहा था, थोड़ा और ऐसा लग रहा था कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। हुश! एडम ने सुई को तेजी से घुमाया, जिससे उसके रास्ते में आने वाली हर चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। उससे तलवारबाजी का कोई हुनर नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया प्राइम स्टोन गोलियत के हमले से बचने के लिए पर्याप्त थी। फिर एडम अपनी क्षमता की सीमा तक दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। एडम, नहीं, तुम्हें भागना होगा, सिल्वाना ने उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहा। सिल्वाना, उसकी कमजोरियां क्या है? मुझे सारी जानकारी दो। हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना पड़े करो। यही मेरा आदेश है, एडम ने गंभीरता से कहा, और एरन की ओर दौड़ पड़ा, या यूं कहें कि जो कुछ बचा था, उसके पास गया। एडम ने एरन का भाला अपने हाथों में लिया और प्राइम स्टोन गोलियत को गौर से देखने लगा। सिल्वाना कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर एडम ने एक शांत और संतुलित आवाज सुनी। प्राइम स्टोन गोलियत, इसके कवच को भेदा नहीं जा सकता। हालांकि इसमें दो कमजोर बिंदु हैं, इसकी तोपें, वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि बाहरी बल के संपर्क में आने पर वे फट सकती हैं। दूसरी कमजोरी गर्दन और सिर के बीच का गैप है। एडम ने भौहें सिकोड़ी, सिल्वाना के शब्दों के बावजूद, उसने उस क्षेत्र में अभेद्य कवच के अलावा कुछ भी नहीं देखा। राक्षस को भी ये पता है, इसलिए उसका सिर उसकी छाती से सटा हुआ है, उसका चौड़ा जबड़ा ढाल की तरह उसकी कमजोरी को ढांक रहा है। साथ ही, मेरा सुझाव है कि आप रस्ट स्क्वाड की ओर जाएं। उनके हार्वेस्टर में से एक के पास ग्रैपलिंग हुक था, शायद आप उससे जीत सकें। हुश! सिल्वाना के बोलने से पहले ही एडम तेजी से लुढ़क गया, जिससे रेत की लहरें उठने लगी। उसकी पुतलियां अलग अलग दिशाओं में तेजी से घूमने लगी, जब तक कि एडम को आखिरकार एक बंदूक की हुक जैसी चीज नहीं मिल गई, जो पहाड़ों या ऊंची इमारतों पर चढ़ने के लिए एकदम सही उपकरण है। सावधान! सिल्वाना ने चिल्लाते हुए कहा, जब प्राइम स्टोन गोलियत ने अपनी तोपें फिर से एडम पर तान दी। उनमें ऊर्जा एकत्रित होने लगी, जिससे हवा में लहरें फैलने लगी। तभी एक चमकदार चमक के साथ दो विशाल मैग्मा के थक्के आगे की ओर उड़े और जबरदस्त गति से एडम की ओर बढ़े। मुझे मारने के लिए सब कुछ खर्च करने का फैसला किया। बुरी बात है कि तुम्हें मानव तकनीक के बारे में नहीं पता। एडम ने ग्रैपलिंग गन पर ट्रिगर खींचने से पहले मन ही मन कहा। हुश! कांटा उड़ गया और उसकी नुकीली कील की नोक रेत के टीले के नीचे चट्टान से चिपक गई। आखिरी क्षण में एडम ने हुक खींच लिया, जिससे मैग्मा के थक्के उसके ऊपर से बह रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बार उसने इन्हें दैवीय प्रतिशोध के रूप में नहीं देखा, उसका सारा ध्यान अपने प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित था। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल! प्राइम स्टोन गोलियत ने एडम पर पत्थरों की बौछार करने से पहले एक विशाल पत्थर को तोड़ दिया, लेकिन जैसे कि भविष्य को देखते हुए, उसने प्रत्येक प्रक्षेप्य को आसानी से चकमा दे दिया। बहुत बढ़िया, आप अभी हमला कर सकते हैं, सिल्वाना ने कहा। हालांकि एडम ने ऐसा नहीं किया, वह अचानक एक तरफ हट गया, क्योंकि उस स्थान पर गोलियत की मुट्ठी गिरी, जिससे रेत का एक स्तंभ खड़ा हो गया। रुआ! अचानक प्राइम स्टोन गोलियत ने भयंकर दहाड़ लगाई, उसकी चीख मीलों दूर तक सुनी जा सकी, जिससे राक्षस और प्रेत दोनों ही आकर्षित हुए। तभी तोपें फिर से ऊर्जा इकट्ठा करने लगी, लेकिन एडम इसके लिए तैयार था। वह इस पल का इंतजार कर रहा था। क्रैकल! अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एडम ने भाले को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसकी मूठ टूट गई। तीव्र दबाव से उसके दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे। ये सब एडम के लिए था कि वह अब तक का सबसे शक्तिशाली थ्रो करे। धातु का भाला, मानव विकास के एक बिजली के बोल्ट की तरह, हवा के छल्लों को चीरता हुआ सीधे मैग्मा तोप के आधार से टकराया। बूम! एक तेज विस्फोट से गोलियत का दाहिना हाथ नष्ट हो गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय दूसरी तोप ने फायर किया, जिससे मैग्मा प्रक्षेप्य हवा में उछल गया। हुश!
हुक राक्षस के जबड़े में फंस गया, जिससे एडम गोलियत के सुरक्षात्मक आवरण के नीचे आ गया, जो अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया था। स्वयं को गोलियत के कमजोर पक्ष कवच के नीचे छिपे हुए कांपते हुए बदसूरत मास्क के सामने पाकर एडम ने नरसंहार शुरू कर दिया। उसकी सुई कसाई की कुल्हाड़ी की तरह थी, जो मांस के टुकड़े काट रही थी, सब कुछ खून से सराबोर कर रही थी, और राक्षस को अकल्पनीय पीड़ा दे रही थी। प्राइम स्टोन गोलियत ने एडम से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन ये लगभग असंभव था। ये त्वचा के नीचे से नंगे हाथों से परजीवी को बाहर निकालने जैसा था। आप इसे देख सकते थे, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं सकते थे। एडम, बस, सिल्वाना ने अज्ञात समय के बाद फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि प्राइम स्टोन गोलियत पहले ही मर चुका था। आह आह आह। एडम भारी सांस लेता हुआ पाताल लोक से निकले राक्षस की तरह खूनी नरक से बाहर निकला और राक्षस के चौड़े धड़ पर चढ़ गया। उसका पूरा शरीर लाल रक्त से लथपथ था, उसकी आंखें खाली थी, उनमें केवल एक बूंद चेतना शेष थी, उसकी उंगलियां कांप रही थी। विजय, मैं जीत गया, एडम ने एक घुटने पर बैठते हुए चारों ओर देखते हुए कहा। उसके पास लाशों के अलावा कुछ नहीं था, राक्षस और इंसान दोनों। फैंटम या हार्वेस्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई में शामिल सभी लोग मर चुके थे। केवल फेलिक्स और वना ही जीवित थे, क्योंकि वे बहुत दूर थे और एक रेगिस्तानी पहाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। अचानक छायाएं, जो चूहे और लोमड़ी के संकर जैसे दिखते थे, जिनके तेज पंजे, 3 रोएदार पूंछ और दृढ़ पंजे थे, चारों ओर से राक्षसों की लाशों के पास आ गए। उन्होंने स्टोन गोलियत के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े करके ले जाने लगे। मैला ढोने वाले लोग दुनिया का एक अदृश्य हिस्सा थे। कई कूड़ा बीनने वाले उस विशाल धड़ की ओर बढ़े, लेकिन एडम की धमकी भरी निगाहों को देखकर वे रुक गए। सहज रूप से उसने अपने शिकार की रक्षा की तथा एक भयावह आभा छोड़ी, जिससे शिकारियों को दौड़कर शिकार की ओर आना पड़ा। कांपना कांपना कांपना। कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक विशालकाय राक्षस, जो प्राइम स्टोन गोलियत जितना बड़ा लग रहा था, जमीन से उभरा। हालांकि इससे पहले कि राक्षस एक भी कदम उठा पाता, उसके शरीर में एक पहाड़ के आकार का विशाल नीला भाला घुस गया। तभी कई काले लड़ाकू विमानों के साथ एक युद्धक विमान आसमान में दिखाई दिया। अच्छा किया एडम, अच्छा किया। एडम बेहोश होने से पहले बुदबुदाया। उसकी उंगलियों के सिरे प्राइम स्टोन गोलियत के शरीर को छू गए। हालांकि एडम पहले ही सो चुका था, लेकिन उसका शरीर सक्रिय था और उसे अपना इनाम चाहिए था। उसकी हथेली के नीचे एक सफेद भंवर प्रकट हुआ, जो विशेष प्रतिद्वंद्वी के जीन को लंबे समय तक अवशोषित करता रहा। प्राइम स्टोन गोलियत जीन X10 आपकी तिजोरी में रख दिया गया है। अध्याय 17, दूसरा लक्षण। खतरनाक मिशन हर समय होते रहते थे और अक्सर कुछ गलत हो जाता था। आखिरकार सब कुछ जानना असंभव था। राक्षस लगातार अपने स्थान बदल रहे थे, नई प्रजातियां प्रकट हुई और मजबूत लोगों ने कमजोर लोगों की जगह ले ली। कभी कभी वे एकजुट हो जाते थे और कभी कभी वे छोटे समूहों में विभाजित हो जाते थे। निश्चित रूप से सिटाडेल ने हर उस फैंटम की मदद करने की कोशिश की जो मुसीबत में था, लेकिन कभी कभी ऐसा करना बहुत मुश्किल होता था। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा हुआ कि किले की पूरी ताकत भी मदद नहीं कर सकी। शक्तिशाली प्रेत और युद्धक विमान राक्षसों द्वारा उनके रास्ते में आने वाले हर प्रेत को नष्ट करने से पहले ही आगे नहीं बढ़ सके। ठीक यही बात रस्ट स्क्वाड के साथ घटित हुई, लेकिन उनकी स्थिति के कारण एक अन्य स्क्वाड की मृत्यु हो गई। आमतौर पर ऐसी स्थितियों में कोई जीवित नहीं बचता था और मिशन को मृत मिशन कहा जाता था। रक्षा विभाग ने मृत मिशनों को यथासंभव कम से कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वास्तविकता ने अपनी शर्तें तय की। अंत में इस बार केवल एक ही प्रेत जीवित बचा था, जो एक पराजित पत्थर के गोलियत की छाती पर सोया हुआ था, जिसकी तुलना दिग्गजों से की जा सकती थी। प्लेग की तरह राक्षस इस क्षेत्र में दिखाई देते रहे, जो गिरे हुए प्रधान का बदला लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। डेमियन जैसे कुछ प्रेत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे ऐसा कर सकते थे, बल्कि अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए। राक्षसों का बचकर भागना तय नहीं था। हुश! छर्रे का एक टुकड़ा उड़कर सीधा एडम की गर्दन पर जा लगा। अगर कोई उसकी मदद नहीं करता तो एडम गंभीर रूप से घायल हो जाता, लेकिन आखिरी समय में उसने नींद से उठे बिना ही अपनी गर्दन हिला दी। 13 अक्टूबर 11:43 पूर्वाह्न फोर्ट नॉर्टन के क्षेत्र में स्थित एक सैन्य अस्पताल में एक लंबी जम्हाई के साथ एडम जाग गया, धीरे धीरे अपनी चिकनी आंखें खोली। पहली चीज जो उसने देखी वह थी एक सफेद कोट पहने लड़की जो उसका इव भर रही थी। उसे उस पर ध्यान देने में कुछ समय लगा। मिस्टर एडम, आप अंततः जाग गए, नर्स ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हमेशा से सो रहा हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। एडम ने कंधे उचकाए।
नज मुस्कुराई, तुम सच से बहुत दूर नहीं हो। तपते रेगिस्तान में हुई घटना को पूरे 3 दिन हो चुके हैं। क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? मुझे यकीन है कि तुम भूखे होगे। यह आवश्यक नहीं होगा। एक कठोर आवाज गलियारे से फैली जहां सिल्वाना एक कागज के थैले के साथ दिखाई दी। ओह, आपका ऑपरेटर पहले से ही यहाँ है, उस स्थिति में मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। नर्स कमरे से बाहर जाने से पहले मुस्कुराए। एडम की निगाहें उसके पीछे पीछे चली गईं। कदम कदम, एक और कदम। सिल्वाना एडम के ऊपर उठकर एक कुर्सी पर बैठ गई और उसके बाद उसने अपनी टांगें क्रॉस करके खड़ी कर ली। क्या तुम्हें ये नस पसंद आई? अगर तुम चाहो तो मैं उसके बारे में और जानकारी ले सकता हूं ताकि तुम्हारी पहली डेट सफल हो सके। एडम ने अपना गाल खुजाते हुए कहा, क्या ये कानूनी भी है? अत्यंत। घबराओ मत, मैं अभी किसी रिश्ते की तलाश में नहीं हूं, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे अन्य काम हैं। समझ गया। सिल्वाना ने बैग से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ निकालने से पहले सिर हिलाया। वहां सब कुछ था, मांस, मछली, सब्जियां और फल, मेवे और मिठाइयां और साथ ही चिप्स और सोडा जैसी कुछ अस्वास्थ्यकर चीजें भी। कुल मिलाकर वहां एक पूरी टीम को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन था और हर किसी को अपनी पसंद का कुछ न कुछ मिल जाता था। मुझे नहीं पता था कि आप क्या पसंद करेंगे, इसलिए मैं सब कुछ लेकर आई ताकि आपके पास चुनने के लिए कुछ हो। सिल्वाना ने शांति से कहा। एडम आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर मुड़ा। तुमने ही सब कुछ पकाया है? ऑपरेटरों को खाना पकाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें से ज्यादातर खाना मैंने खुद पकाया था, कुछ मैंने खरीदा था। नहीं, खाना पकाना ऑपरेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि यह उपयोगी होगा। एक अच्छे भोजन का मनोबल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार एक सफल मिशन के पूरा होने की संभावना बेहतर होगी। सिल्वाना ने पूरी तरह से गंभीर चेहरे के साथ समझाया। एडम ने आह भरी भोजन पर एक त्वरित नजर डाली और मांस और झींगा चुना। सिल्वाना ने केवल अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाया, उसकी पसंद को याद करते हुए। अगले 10 मिनट तक कमरे में केवल खरोचने की आवाजें फैलती रहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट था। ऐसी स्थिति में मैं सीधे गलतियों पर काम करना चाहूंगा। एडम ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। सिल्वाना ने उसे एक क्लिपबोर्ड दिया जिसमें प्राइम स्टोन गोलियत के खिलाफ उसकी लड़ाई का पल पल विश्लेषण किया गया था। उसने टाइम कोड लिखकर बताया कि उसने क्या गलत किया था या वह कम जोखिम वाले तरीके से कैसे काम कर सकता था। एडम ने उन क्षणों के बारे में पूछा जो उसे समझ में नहीं आए और सिल्वाना ने उसे विस्तृत उत्तर दिया। भले ही लड़ाई खत्म हो गई थी और प्रतिद्वंद्वी हार गया था, लेकिन गलतियों को फिर से होने से रोकने के लिए उन्हें सुधारना पड़ा। सिल्वाना, तुमने यहां गलती की है। एडम ने अंतिम बिंदु की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या शायद आपने मेरी बात गलत समझी? एडम ने अपना सिर हिलाया। तुम कहते हो कि मैं सुई को दूसरी तोप में फेंक सकता हूं, जिससे गोलियत को और भी अधिक नुकसान पहुंच सकता है और मैग्मा के थक्के को गलती से मुझ पर लगने से रोका जा सकता है। हालांकि मैं अपनी सुई नहीं फेंक सकता, क्या तुम्हें यह नहीं पता? सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं मानो कुछ असंभव घटित हो गया हो। मुझे लगता है कि आपने इसे ध्यान में रखा होगा, क्योंकि जब मैंने 4 पैरों वाली जीवित रस्सी से लड़ाई की थी, तो पहली बार जब राक्षस ने मेरा हाथ काटा था, तो सुई केवल धागे में विभाजित हो गई थी। एडम ने समझाया। सिल्वाना ने उदास भाव से अपनी उंगलियों को माथे पर छुआ, उसे गलत होने की आदत नहीं थी, उसके लिए यह अस्वीकार्य था। मैं माफी मांगती हूँ। अगली बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगी। सिल्वाना ने थोड़ी कांपती आवाज में जवाब दिया। वह कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन एडम ने अपनी खुली हथेली से हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। बस मुझे फिर से सजा देने के लिए मजबूर मत करना, मेरे पास इसके लिए कल्पना नहीं है। हर कोई गलती करता है, और यह एक छोटी सी गलती है। एडम ने उसे टाल दिया। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ, मैं आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा। एडम ने चुनौतीपूर्वक रिवॉल्व का आह्वान किया, उसके हाथ में एक हल्का सफेद भंवर दिखाई दिया। मैं सो गया, लेकिन जाहिर तौर पर मेरे शरीर ने खुद ही गोलियत के जीन को अवशोषित करने का फैसला किया, लेकिन ये ठीक है। बात यह है कि मुझे एक ही बार में 10 जीन मिले। तभी एडम की आंखें चमक उठी और उसकी चेतना विकास वृक्ष पर पहुंच गई। तिजोरी उसकी इच्छा से उसके सामने खुल गई। चौथी पंक्ति पर अब एक लंबा शिलालेख था। प्राइम स्टोन गोलियत X10 पहला सकल हरा खतरा स्तर। जरूर, यही बात प्राइम टाइप राक्षसों को इतना मूल्यवान और वांछनीय शिकार बनाती है, हालांकि खतरनाक भी। सिल्वाना ने सिर हिलाया। प्राइम मॉन्स्टर्स अपनी प्रजाति के सबसे शक्तिशाली सदस्य होते हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके अंदर अपने कमजोर रिश्तेदारों की तुलना में अधिक जीन होते हैं। एडम ने सोच विचार कर सिर हिलाया। हाँ,
लेकिन स्टोन गोलियत का खतरा स्तर सफेद है और एक प्राइम को मारने से मुझे एक साथ 10 हरे स्तर के जीन मिल गए। यह आश्चर्यजनक रूप से फायदेमंद है। तुम्हें ऐसी बेवकूफी भरी बातें नहीं करनी चाहिए, सिल्वाना ने सख्ती से कहा और एडम को गौर से देखा। उसकी ठंडी निगाहों ने उसे हल्का सा सिहरन पैदा कर दिया। आपने ये लड़ाई जीत ली, यह एक सच्चा चमत्कार है। आंशिक रूप से यह आपके श्रेय की बात है, लेकिन आंशिक रूप से आप भाग्यशाली थे कि आप रेजोनेंस में प्रवेश कर पाए। प्रतिध्वनि, एडम ने बड़बड़ाया। ये शब्द उसके लिए अपरिचित था। सिल्वाना ने सिर हिलाया। युद्ध की गर्मी में मुझे तुरंत इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। अनुनाद एक विशेष अवस्था है जब फैंटम जीन थोड़े समय के लिए अपनी सीमा तक पहुंच जाते हैं और फिर वही चीज फैंटम के साथ होती है। इसे सीखा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, हालांकि संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। कैसे? एडम ने सच्ची जिज्ञासा के साथ जोरदार तरीके से पूछा। उसे भी एहसास हुआ कि इस अजीब स्थिति ने उसे जीतने और जिंदा रहने में मदद की थी। सिल्वाना ने जवाब देने से पहले कड़वी मुस्कान दी, मृत्यु के कगार पर होना। ज्यादातर मामलों में यही वह समय होता है जब रेजोनेंस प्रकट होता है। अरे, यह विकल्प मेरे लिए काम नहीं करता। एडम ने दुखी होकर अपने सिर के पीछे खुजलाया, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे कुछ याद आ गया। ठीक है, मैंने पर्याप्त जीन एकत्र कर लिए हैं, एडम ने प्रसन्नतापूर्वक कहा तथा अपना ध्यान अपनी कलाकृति की ओर लगाया। झूठी ओ, पहला दुर्लभता स्तर। पहला गुण, बिजली जैसी सजगता। दूसरा गुण, किसी भी हरे खतरे स्तर के 10 जीन की आवश्यकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एडम ने प्राइम स्टोन गोलियत के सभी जीन का इस्तेमाल किया। वे हरे रंग की चमक के साथ कलाकृति में उड़ गए, जिससे वह हिलने लगी। दूसरा गुण, बिजली कदम। आपका शरीर बिजली का आदी हो चुका है, इसलिए अब समय आ गया है कि उस शक्ति का उपयोग उच्च स्तर पर किया जाए। आपके पैरों के जरिए आपके शरीर में बिजली के झटके लगते हैं, जिससे आपकी गति कुछ हद तक बढ़ जाती है। अगर आप चाहें तो आप थोड़े समय के लिए अपनी गति को और भी तेज बनाने के लिए ज्यादा बिजली प्रवाहित कर सकते हैं। अध्याय 18, अंधेरी दुनिया। क्या तुम्हें कुछ सार्थक मिला? सिल्वाना ने एडम की चमकती आंखों को देखते हुए पूछा। हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं इसे जल्द से जल्द आजमाना चाहता हूँ। चलो आभासी क्षेत्र में चलते हैं, एडम ने उत्साह से कहा, अभी युद्ध में उतरने के लिए तैयार। नई योग्यताएं हमेशा कुछ रोमांचक होती थीं, जो आगे की कार्रवाई को प्रोत्साहित करती थीं। ऐसा लग रहा था कि एडम को अब और नहीं रोका जा सकता था। बहिष्कृत, सिल्वाना ने सख्ती से कहा। एडम ने अपना सिर झुकाया। सिल्वाना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसने बस उसे एक टैबलेट दिखाया जिस पर उसकी तस्वीर थी, या यूं कहें कि उसका 3D मॉडल। इसमें उसे लगी सारी चोटें दिखाई दे रही थीं, जिनमें से कई के बारे में उसे पता भी नहीं था। रेजोनेंस के दौरान आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन कुछ मिनटों में आपने अपने शरीर को गंभीर रूप से जख्मी कर लिया। हो सकता है कि आप मेरी बात न सुने, लेकिन मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि आप 1 सप्ताह तक आराम करें। पूरे समय आप केवल व्यायाम करेंगे और अच्छा खाएंगे। इसके अलावा आप जो कुछ भी कर चुके हैं, उसके बाद आपको कुछ आराम की आवश्यकता है। फैंटम भी बाकी लोगों की तरह ही इंसान थे, बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से। वे भी उतने ही खुश, दुखी और सबसे महत्वपूर्ण रूप से डरे हुए थे। अगर मॉर्टन ऑब्जर्वेटरी के बाद एडम को तनाव का सामना न करना पड़ता, तो वह आसानी से घबरा सकता था। अधिकांश नौसिखिए फैंटम 4 दिन पहले ही बेशर्मी से मर गए होते। मैं समझ गया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना बुरा होगा, क्योंकि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, एडम ने सोच विचार कर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। इसके अलावा आपको अपने ज्ञान को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आप हाल ही में एक फैंटम बने हैं, इसलिए आपके लिए राक्षसों के बारे में अधिक जानना, मजबूत बनना सीखना और अपने नेक्सस को चुनने के बारे में सोचना अच्छा होगा। नेक्सस? यह क्या है? फिर से कोई शर्त? एडम हैरान था। सिल्वाना ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने अपने टैबलेट पर कुछ क्लिक किया, और एडम के सामने विभिन्न उपकरणों की दर्जनों तस्वीरें दिखाई दी, चाहे वह एक बड़ी तलवार हो, एक क्रॉसबो, लड़ाकू दस्ताने, या गहने। वे सभी किसी न किसी तरह से विशेष दिख रहे थे, जैसे कि वे कस्टम मेड थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। निश्चित रूप से अब तक आप सोच रहे होंगे कि क्यों फैंटम हथियार राक्षसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ग्रेनेड या उच्च मात्रा वाले विस्फोटक राउंड ऐसा नहीं कर सकते, सिल्वाना ने कहा। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि हालांकि यह स्पष्ट था, उसने इस पर अधिक विचार नहीं किया था। हाँ, जरूर, एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए कहा। सिल्वाना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वैसे भी, नेक्सस एक विशेष उपकरण है जिसे केवल फैंटम ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रारंभिक जीन आपके भविष्य के नेक्सस का मुख्य घटक होगा।
आमतौर पर फैंटम अपने नेक्सस को किसी प्रकार के हथियार में बदल देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके मामले में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास सुई है ना? एडम ने आह भरते हुए कहा। सिल्वाना ने सिर हिलाया। सैद्धांतिक रूप से आप अपना लाइसेंस मिलते ही अपना नेक्सस बना सकते हैं, लेकिन पहले कुछ मिशनों के बाद ऐसा करना सबसे अच्छा है। आपने पहले जिन चुनौतियों का सामना किया है, उन्हें देखते हुए आपको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि भविष्य की लड़ाइयों के लिए आपको क्या चाहिए। एडम अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे कब निर्णय लेना होगा? मैं आपको इन 3 दिनों में ये काम करने की सलाह देता हूँ। 1 दिन तैयारी के लिए और बाकी 3 दिन नेक्सस बनाने के लिए। ये ठीक 1 सप्ताह होगा और आप युद्ध में भाग ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। नेक्सस पर मेरे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ना? मेरा मतलब है, मैं बुर्ज शील्ड और एक लंबा लबादा और घुटने तक के जूते पहनने का विकल्प चुन सकता हूँ, है ना? सिल्वाना ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन ये कुछ जरूरी होना चाहिए। एक और नेक्सस बनाना संभव है, लेकिन समायोजन करना समस्याग्रस्त होगा, इसलिए अधिकांश फैंटम इस विकल्प को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आखिरकार, ये संभावना है कि आपका पहला नेक्सस आपका आखिरी नेक्सस होगा। वैसे, सिल्वाना ने गंभीर चेहरे से कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुम्हें वाकई वह नज नहीं चाहिए? उसके साथ एक रात बिताने से तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। सिल्वाना ने उंगली उठाई जैसे कुछ शिक्षाप्रद कह रही हो। एडम की आंखें फड़कने लगी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है, लेकिन वह केवल इसे स्वीकार कर सकता था। आखिरकार, ये वही थे जिन्होंने सिल्वाना को अपना ऑपरेटर चुना था। शाम तक एडम अस्पताल से चला गया था। वह चाहता तो कुछ समय के लिए यहाँ रुक सकता था, लेकिन वह जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। सिल्वाना ने कई बार उसे कार दिलाने की कोशिश की, लेकिन एडम ने मना कर दिया क्योंकि वह थर्ड रिंग के साथ साथ चलना चाहता था। वह लंबे समय से यहाँ आना चाहता था, अब यहाँ उसका घर था, लेकिन वह कहीं और नहीं गया था। अच्छा, अब तुम जाग गई हो। आश्चर्यजनक बात है, खासकर तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद। गली के कोने पर खड़े एक आदमी की शांत आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कारण से यहाँ आया था, किसी का इंतजार कर रहा था। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? एडम ने हैरान होकर खुद की ओर इशारा किया। आदमी ने धुआं उड़ाया, अपनी उंगलियों के बीच एक लगभग धुंधली सिगरेट को दबाया और एडम की ओर मुड़ा। उसका सिलहूट न केवल रात के अंधेरे से छिपा हुआ था, बल्कि उसके लंबे कोट और ऊंची कॉलर वाली बॉलर हेड से भी छिपा हुआ था। केवल उसकी हरी आंखें, जो पन्ने जैसी थी, दिखाई दे रही थी। हाँ, एडम विंटर, आपसे मिलने आया हूँ। आप जानते हैं, प्राइम स्टोन गोलियत के खिलाफ आपकी लड़ाई का वीडियो बहुत लोकप्रिय हो गया है। सेना, ऑपरेटर, हार्वेस्टर, विभिन्न विभागों के कर्मचारी और यहाँ तक कि फैंटम भी युवा प्रतिभा की सराहना करते हैं जो कुछ दिन पहले अचानक सामने आई थी। आदमी ने गहरी आवाज में बुदबुदाया। एडम की भौहें तन गईं, उसे एक अजीब तनाव महसूस हुआ। हालांकि, उस आदमी ने सिगरेट को एक तरफ फेंकने से पहले उसकी ओर देखा और कहा, मैं किसी और चीज से प्रभावित हुआ हूँ। मॉर्टन वेधशाला में जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से तुम बच गए। तुम कौन हो? एडम ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए ठंडे स्वर में पूछा। उस आदमी ने अपनी जेब के अंदर से एक कार्ड निकाला जिस पर काले हंस की छवि बनी थी। यहाँ आओ, कहो कि तुम विल्फ्रेड से हो और तुम्हें वहां ले जाया जाएगा जहां तुम्हें जाना है। शायद हम एडेन हैंक के साथ तुम्हारी मदद कर सकें। मुझे पता है कि तुम इंसानों से नहीं लड़ते, लेकिन हम में से कुछ लोग इंसानों से ज्यादा राक्षसों जैसे हैं। इन शब्दों के साथ वह आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह अंधेरे में विलीन हो गया हो, और एडम के हाथों में एक कार्ड छोड़ गया जिस पर केवल 2 शब्द लिखे थे, लोअर रिंग। अध्याय 19, नेक्सस का चयन। भारी बारिश में चलते हुए एडम घर लौट आया। थर्ड रिंग के आसपास टहलने की उसकी योजना न केवल खराब मौसम के कारण बर्बाद हो गई थी, बल्कि एक अजीब आदमी के कारण भी बर्बाद हो गई थी जो रहस्यमय तरीके से प्रकट हुआ और गायब हो गया। विल्फ्रेड। जाहिर है, वह जानता है कि मैं मॉर्टन वेधशाला परीक्षण से बाहर रह गया था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्लैक स्वान। मुझे इसके साथ साथ लोअर रिंग के बारे में भी पता लगाना होगा, आखिर वह कहाँ है? एडम ने दरवाजा खोलने से पहले मुंह बनाते हुए सोचा। गढ़ एफ1 को कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, ये सब कुछ या उससे अधिक खोजने की जगह थी। हर कोई झुग्गियों, तीसरी रिंग, दूसरी रिंग और पहली रिंग के बारे में जानता था। इन 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक पिछले एक की तुलना में छोटा और समृद्ध था, लेकिन एडम ने अभी पहचाना कि एक और रिंग थी। भाई, तुम वापस आ गए, ट्रिसी ने खुशी से कहा और दौड़कर एडम के पास गई।
उसकी छोटी बहन की मुस्कुराहट उसके दिमाग को सभी भारी विचारों से मुक्त करने और किसी महत्वपूर्ण चीज परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त थी। अरे कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें अपने नए कमरे की आदत हो गई है? एडम ने प्रसन्न चेहरे के साथ ट्रिसी के बालों को सहलाया। उघम, वैसे मेरी तरफ से फिर से सिल्वाना को धन्यवाद, ट्रिसी ने शर्माते हुए कहा। एडम ने भौं उठाए। उसने मुझे एक वीआर हेडसेट दिया, उस पर बहुत सारे दिलचस्प गेम हैं। मैं उन्हें खेलना बंद नहीं कर सकता। अच्छा, पहले एक कंस्ट्रक्टर, अब कुछ बड़ा, है ना? सिल्वाना को जानते हुए ऐसा नहीं लगता कि उसने ये सब कुछ बिना किसी कारण के किया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रिसी को खुश रखना है। उसी समय रसोईघर से एक लंबा चौड़ा सा व्यक्ति बाहर आया। ओह एडम, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए हो, मैं कह सकती हूँ कि तुम मेरे बेटे हो, लियोना ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए जोर से कहा। एडम का चेहरा तब मुड़ गया जब लियोना ने खून से लथपथ एक क्लीवर पकड़ रखा था। उसका सफेद शेफ का एप्रन कसाई के एप्रन जैसा लग रहा था, और यह सब उसकी मुस्कुराहट से स्पष्ट हो रहा था। मैं मानता हूं कि आज रात को हमें मांस खाना है। हाँ, झुग्गी झोपड़ियों में तो हम ऐसी चीज के बारे में केवल सपने ही देख सकते हैं। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। सिर्फ मांस ही नहीं, झींगा भी, सब कुछ वैसा ही जैसा आपको पसंद हो, रसोई में लौटने से पहले लियोना ने कहा। सिल्वाना, अरे तुम तो सचमुच सर्वव्यापी हो, एडम ने सोचा। लियोना, जो उसकी माँ थी, जानती थी कि एडम को क्या खाना पसंद है, लेकिन जब वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे तो उन्होंने सिर्फ कुछ बार ही मांस खाया था, झींगा तो दूर की बात थी। इसलिए केवल एक ही व्यक्ति इतनी जल्दी इसके बारे में बता सकता था। रात्रि भोजन के बाद एडम अपने कमरे में गया, अपने पीसी पर बैठ गया और वह जो जानना चाहता था उसे खोजने लगा। उन्होंने नेक्सस पर विचार करने में कुछ घंटे बिताए। जैसा कि सिल्वाना ने कहा था कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। मुझे हथियार की जरूरत नहीं है, ढाल की भी, शायद कोट की, एडम ने विभिन्न नेक्सस की दर्जनों तस्वीरों को देखते हुए सोचा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना है कि मैं क्या चाहता हूं या क्या अच्छा लगेगा, बल्कि यह सोचना है कि क्या उपयोगी हो सकता है। एडम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। वह बहुत देर तक छत को देखता रहा, सिल्वर वीव के खिलाफ, छिपकलियों के खिलाफ, लिविंग स्ट्रिंग्स के खिलाफ, और बेशक प्राइम स्टोन गोलियत के खिलाफ अपनी सारी लड़ाइयों को याद करता रहा। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एक विचार आया। ठीक है, मुझे यही चाहिए, लेकिन मुझे सिल्वाना की मदद चाहिए। वह शायद अब तक सो चुकी होगी, हालांकि यह अभी भी लिखने लायक है। एडम ने सिल्वाना को कुछ संदेश भेजने से पहले बुदबुदाया। बहुत देर हो चुकी थी और उसे भी नींद आ रही थी। आखिरकार वह दिन भर अस्पताल में आराम करता रहा था और वह एक प्रेत था, जिसका मतलब था कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कुछ घंटे कम सो सकता था। एडम ने बिस्तर पर जाने के लिए अपने शरीर को खींचा, लेकिन जैसे ही वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, उसे सिल्वाना की ओर से प्रतिक्रिया मिली। हे भगवान, क्या वह सो भी रही है? एडम ने आश्चर्य से अपना सिर झुकाया। क्या वह वाकई इंसान है? शायद वह वास्तव में एक रोबोट है। कड़ी कसरत के बाद एडम और सिल्वाना एक कैफे में साथ बैठे, जो स्टेक की विस्तृत रेंज के लिए जाना जाता था। सिल्वाना ने सिर्फ एक कप कॉफी और मिठाई का ऑर्डर दिया, जबकि एडम ने एक के बाद एक स्टेक खाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह भूखा था, बल्कि इसलिए भी कि उसके पास मौका था। अब उसकी प्लेट में इतना मांस था जितना उसने एक साल में नहीं खाया था। इस तरह की चीज इससे ज्यादा संतुष्टिदायक नहीं हो सकती। क्या तुम्हें यकीन है कि यही वह नेक्सस है जो तुम चाहती हो? सिल्वाना ने गंभीर भाव से पूछा। विभिन्न लेखों और नेक्सस के साथ होलोग्राम उसके सामने तैरने लगे। एडम ने भौं उठाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ईमानदारी से कहूं तो मैं थोड़ा हैरान हूं। जाहिर है, मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि किस तरह का नेक्सस आपके लिए अच्छा रहेगा, और मैं आपको अपने विकल्प बताने जा रहा था। खैर, आपने उम्मीदों से बढ़कर काम किया है। यह कोई हथियार नहीं है, इसमें कोई खामी नहीं है, यह आपके आदेश पर जोर देता है, और फिर भी आपको वह देता है जिसकी आपको सख्त जरूरत है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि आपने ये चुनाव सिर्फ एक दिन में किया। एडम ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे अपना नेक्सस जल्दी मिल जाएगा और मैं कुछ दिन अभ्यास कर सकूंगा। सिल्वाना ने सिर हिलाया, कप हाथ में लिया और एक छोटा घूंट पिया। वैसे सिल्वाना, क्या तुम ब्लैक स्वान के बारे में कुछ जानती हो? एडम ने मांस का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए पूछा। आपको पक्षियों में कब से दिलचस्पी हो गई? काले हंस हंसों की एक दुर्लभ प्रजाति है और गढ़ में संरक्षण में उनमें से केवल कुछ दर्जन ही रह गए हैं। सिल्वाना ने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया। एडम ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं किसी पक्षी की बात नहीं कर रहा हूं,
बल्कि किसी समूह, गिरोह या संगठन की बात कर रहा हूं, मुझे ठीक से पता नहीं है। यहाँ इसे देखो। एडम ने एक काला कार्ड निकाला और उसे मेज पर रख दिया। एक ही पल में सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं, उसने जल्दी से कार्ड बंद कर दिया और उसे अपनी हथेली के नीचे छिपा लिया। आखिर ये तुम्हें किसने दिया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस आदमी का नाम विल्फ्रेड था। हालांकि हो सकता है कि वह न हो, लेकिन इस आदमी ने मुझे ब्लैक स्वान देखने का सुझाव दिया, और ऐसा लगता है कि यह किसी लोअरिंग में है। एडम ने शांति से उत्तर दिया, स्थिति को सिल्वाना की तरह गंभीरता से नहीं लिया, हालांकि उसके अपने कारण थे। सिल्वाना का चेहरा पीला पड़ गया। एडम ने पहली बार उसके चेहरे पर ऐसा भाव देखा था, यहां तक कि उसकी भूख भी मर गई थी। इसके बाद सिल्वाना ने अपने टैबलेट से बिल का भुगतान किया और तुरंत बाहर निकल गई। चलो, यह इस बारे में बात करने की जगह नहीं है। एडम जल्दी से आखिरी निवाला खाकर उसके पीछे चला गया। उसने मेरे लिए पैसे दिए। हाँ, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है, एडम ने सोचा। जबकि सिल्वाना की चिंता बढ़ती जा रही थी, एडम अन्य बातों के बारे में सोच रहा था। रोशनी कम होने के कारण चारों ओर मॉनिटर लगे हुए एडम सिल्वाना के घर के सामने बैठा था। एडम, तुम घर के बारे में क्या जानते हो? मेरी बातों को असभ्य मत समझो, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों में शिक्षा प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, मैं सिर्फ दीवारों, 3 रिंग्स, झुग्गियों और वेधशालाओं के बारे में जानता हूँ। मुझे लगता है कि हर कोई, यहाँ तक कि एक शिशु भी यह जानता है। हालांकि एक प्रेत बनने से मेरा ज्ञान थोड़ा बढ़ गया है, एडम ने शांति से उत्तर दिया। सिल्वाना ने गहरी सांस ली। उस स्थिति में आप हमारे घर के बारे में कुछ नया जानने वाले हैं, सिल्वाना ने अपनी उंगलियां चटकाने से पहले कहा। उनके बीच घर का एक विशाल 3D मॉडल दिखाई दिया। एडम चाहे तो किसी खास जगह पर जूम करके हर उस मोहल्ले या इमारत की जांच कर सकता था जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। हालांकि एडम ने तुरंत देखा कि जब वह जमीनी स्तर पर पहुंचा जहां ऊंची दीवारें शुरू होती हैं, तो होलोग्राम खत्म नहीं हुआ था। जमीन के नीचे कुछ और भी था। वहां भी इमारतें और सड़कें थीं, लेकिन लगभग हर चीज अंधकार के पर्दे में थी, जैसे कि निषिद्ध क्षेत्र हो। ये लोअर रिंग है। मैं कहूंगा कि यह हमारे घर के सिक्के का दूसरा पहलू है। वहां के लोग सरकार की बात नहीं मानते, वे विभागों के नियंत्रण में नहीं है या सेना से संबद्ध नहीं है, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं। कोई एक ताकत नहीं है जो सब कुछ नियंत्रित करती हो, ये सब एक संगठन के प्रभाव में क्षेत्रों में विभाजित है, सिल्वाना ने ठंडे स्वर में समझाया। और ब्लैक स्वान उनमें से एक है, एडम ने बड़बड़ाया। सिल्वाना ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मेरा सुझाव है कि आप उनके साथ खिलवाड़ न करें। ऐसा नहीं है कि लोअर रिंग गढ़ का दुश्मन है, लेकिन उनके पास समाज में और राक्षसों से लड़ने में अपने तरीके और नियम है। सिल्वाना ने शांति से उत्तर दिया, पूरी तरह से आश्वस्त कि यह उनकी बातचीत का अंत था। नहीं, क्या? सिल्वाना ने हैरानी से एडम की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य छा गया, और स्वाभाविक रूप से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एडम की आंखें रसातल की गहराई में निर्दयी बवंडर की तरह घूम रही थीं, और इस दुनिया के सारे अंधकार और दुख को अपने अंदर समेट रही थीं। मैं वहां जाऊंगा, लोअर रिंग और ब्लैक स्वान तक। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ लोग स्वयं राक्षसों से भी अधिक राक्षसों जैसे होते हैं। अध्याय 20, विकास का ताला और चाबी। सिल्वाना, क्या तुम मेरा साथ दोगी? क्या तुम मुझे ब्लैक स्वान तक पहुंचने में मदद करोगी? एडम ने भावशून्य चेहरे के साथ शांत स्वर में पूछा। सिल्वाना ने आह भरी और उसके चेहरे पर सामान्य भाव आ गया, वह हमेशा की तरह गंभीर बनी रही। मैं आपका ऑपरेटर हूं, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, लेकिन मैं ये सुनना चाहूंगा कि डेडलैंड्स में प्रवेश करने से पहले आपके साथ क्या हुआ था। श्री डगलस ने मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। एक प्रेत के रूप में आपके पहले घंटे मेरे लिए रहस्य के घूंघट में लिपटे हुए हैं। एडम ने थोड़ा सिर हिलाया, जरूर। फैंटम और ऑपरेटर के बीच विश्वास को अधिकतम किया जाना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि मॉर्टन वेधशाला में जो हुआ, उसे बताने का समय आ गया है। कुछ क्षणों के बाद सिल्वाना ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, उसकी निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। एडन हैंक, ईमानदारी से कहूं तो मैंने कई बार सुना है कि वह विभिन्न घोटालों में शामिल थे, लेकिन वह मॉर्टन वेधशाला के मुख्य वैज्ञानिक हैं, इसलिए ये बात सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं, लेकिन ब्लैक स्वान के पास संभवतः उसके बारे में अधिक जानकारी है ना? सिल्वाना ने आह भरी। जरूर, शायद आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। मैं जानता हूं कि कई वैज्ञानिक झुग्गियों में स्पार्क्स की खोज करने की सरकार की पहल को विफल और निरर्थक मानते हैं। इस बात की संभावना बहुत कम है कि जिस व्यक्ति के माता पिता फैंटम नहीं है, उसके पास स्पार्क हो।
एडम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और सिल्वाना को गौर से देखने लगा। आप क्या सोचते हैं? क्या झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को मौका देना उचित है? सिल्वाना हल्का सा मुस्कुराए। बेशक, आखिरकार अगर उनकी पहल न होती तो मेरे पास इतना सक्षम फैंटम नहीं होता, नहीं, तुम्हारे जैसा साथी नहीं होता। सिल्वाना ने ईमानदारी से उत्तर दिया। हालांकि इससे एडम का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, इसके विपरीत उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। हाँ, समस्या यह है कि कुछ हद तक एडन हैंक सही था। मेरे पास स्पार्क नहीं था, स्पार्क सीकर ने भी मुझे नहीं देखा, एक खाली स्लेट की तरह। ये सुनने में भले ही विडंबनापूर्ण लगे, लेकिन अगर एडन हैंक इतना अमानवीय कमीना नहीं होता, तो मैं टार लेक में नहीं पहुंचता और मैं नेचुरल बॉर्न फैंटम नहीं बनता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। एडम सही था, संयोगों और खौफनाक घटनाओं की एक श्रृंखला ही एक प्रमुख कारक थी कि वह अब यहाँ क्यों पहुंच गया। वैसे भी, सबसे पहले आपको अपना नेक्सस बनाना होगा और अपनी हफ्ते भर की छुट्टी पूरी करनी होगी। फिर, कुछ मिशनों के बाद जब आप मजबूत हो जाएंगी, तो लोअर रिंग की ओर जाने का यह सही समय होगा। मैं ब्लैक स्वान तक पहुंचने में आपकी मदद करूंगी, सिल्वाना ने शांति से कहा। एडम ने चुपचाप सिर हिलाया। अगर ब्लैक स्वान की मदद से आप आखिरकार एडन हैंक को न्याय के कटघरे में ला पाए तो आप क्या करेंगे? सिल्वाना ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए पूछा। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मुझे क्या पता चलता है। भले ही उसने मुझे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। हालांकि, हो सकता है कि ब्लैक स्वान इससे असहमत हो, और शायद वे सही हो। बातचीत करना मुश्किल था, इसलिए पिछली रात तक वे चुप रहे, अपने विचारों में डूबे रहे। एडम को हमेशा की तरह घर जाना था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह अपनी कुर्सी पर सो गया। सिल्वाना ने उसे जगाया नहीं और इसके बजाय काम पर बैठ गई, तथा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जो एडम के विकास में सहायक होगा। फैंटम के पास शक्ति के कई रास्ते थे, आर्टिफैक्ट, नेक्सस, युद्ध का अनुभव, प्रशिक्षण और यहां तक कि ज्ञान भी। ये सभी कारक दो फैंटम के बीच एक वास्तविक हाई पैदा कर सकते थे। हालांकि एक और कारक था जिसके सामने बाकी सब कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता था, स्किल। विकास वृक्ष और आरंभिक जीन को विकसित होना था। वे एक प्रेत की ताकत के दो मुख्य बिंदु थे, जैसे एक साधारण व्यक्ति का मस्तिष्क और हृदय। कोई व्यक्ति एक फेफड़े या किडनी के बिना जीवित रह सकता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कलाकृति या नेक्सस के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन हृदय या मस्तिष्क के बिना नहीं। ऐसा लग सकता है कि अलग अलग राक्षसों से ज्यादा जीन को अवशोषित करके मजबूत बनना आसान था, लेकिन ये केवल आंशिक रूप से सच था। केवल सामान्य लोग जो फैंटम से संबंधित नहीं थे, ऐसा सोचते थे, और अगर ऑपरेटर्स ने उनकी बात सुनी होती, तो वे कड़वी मुस्कान देते। सिल्वाना को एहसास हुआ कि एडम को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए उसे यथासंभव समझाना पड़ा। आर्टिफैक्ट या नेक्सस का विकास कम से कम इवोल्यूशन ट्री और इनिशियल जीन के विकास की तुलना में कुछ हद तक सीधा था। मैं कहाँ हूँ? एडम ने बुदबुदाते हुए मॉनिटर की तेज रोशनी से अपनी आंखें बंद कर ली। 5:45 भोर शीघ्र ही होने वाली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या मैं सिल्वाना के घर पर सो गया था? एडम ने चारों ओर देखा, और भी ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी शक्तियों का अधिक अनुमान लगा लिया था। एडम ने सोती हुई सिल्वाना को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। वह अपनी डेस्क पर ही सो गई थी। मॉनिटर पर कई लेख, फोटो और वीडियो खुले हुए थे, साथ ही एक केंद्रीय दस्तावेज भी था जिसे उसने खास तौर पर एडम के लिए बनाया था। वह फाइल बंद करके सोने जा रही थी, लेकिन नींद की कमी और काम का बोझ बहुत ज्यादा था। ठीक है, इस बार मैं उसकी थोड़ी देखभाल कर सकता हूँ, है ना? लेकिन क्या है? एडम ने बड़बड़ाते हुए मॉनिटर के पास जाकर फाइल के नाम पर नजर डाली। ताला और चाबी, विकासवादी प्रगति। एडम फाइल पढ़ने वाला नहीं था, वह चाहता था कि सिल्वाना उसे सब कुछ समझाए, लेकिन एक बार जब उसने पढ़ना शुरू किया तो वह रुक नहीं सका। उनकी आंखें चमक रही थीं, एक योद्धा की तरह जिसने सत्ता का रास्ता तो देख लिया है, लेकिन एक कठिन और निष्पक्ष रास्ता एक योग्य व्यक्ति के लिए एक चुनौती। घंटों बाद सिल्वाना जाग उठी, लेकिन सूरज की रोशनी से नहीं, उसके कमरे में सूरज की रोशनी नहीं आई थी, बल्कि बुरी तरह से भुनी हुई कॉफी की गंध से। इसने उसे नींद से जगा दिया और उसे एक जोरदार झटका लगा। वह आमतौर पर एक निर्धारित समय सारिणी का पालन करती थी और हमेशा अलार्म घड़ी के समय पर उठती थी, लेकिन कल का दिन उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। ओह हाँ, मैंने उसे जगाने की जहमत नहीं उठाई, सिल्वाना ने रसोई में जाने से पहले बड़बड़ाया। वहां उसने एडम को देखा, जिसने पहले से ही नाश्ता बना रखा था, मसालेदार नूडल्स और अंडे, लेकिन वह अपने रास्ते में सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी से जूझ रहा था,
कॉफी मशीन। आखिर झुग्गी झोपड़ी में कॉफी मशीन कहां से आएगी? हमें यहाँ दबाव डालना होगा, सिल्वाना ने शांतिपूर्वक चतुराई से स्थिति को ठीक करते हुए कहा। एडम अचानक आए आवाज से थोड़ा हड़बड़ा गया, लेकिन तुरंत ही अपने आप पर काबू पा लिया और चेहरे पर मुस्कान लेकर पीछे मुड़ा। अच्छा, ऐसा लगता है कि इस बार हमने भूमिकाएं बदल ली हैं। केवल नाश्ते के लिए। उसके ठीक बाद हमारे लिए एक व्याख्यान की प्रतीक्षा होगी। यह एक प्रेत के रूप में आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, सिल्वाना ने गंभीरता से कहा। एडम ने कंधे उचकाए। आप ताला और चाबी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें ये कैसे पता? माफ कीजिए, मैंने अभी अभी फाइल देखी है, मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता। और क्या तुम्हें पता चला? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? बहुत सारे फैंटम जब पहली बार उस रास्ते का पता लगाते हैं जिस पर उन्हें चलना चाहिए तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं, सिल्वाना ने बड़बड़ाते हुए कहा। हालांकि एडम केवल मुस्कुराया। हाँ, ये तो कमाल है। हालांकि इसके कुछ हिस्सों ने मुझे डरा दिया। सिल्वाना ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर हम इस बारे में फिर बात करेंगे। खाने के ठीक बाद। ... क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? 4 घंटे की बातचीत के बाद सिल्वाना ने सख्ती से पूछा। एडम ने अपना सिर पकड़ लिया। हालांकि उसने फाइल पढ़ी थी, सिल्वाना ने उसे सब कुछ इतने विस्तार से समझाया था कि उसका दिमाग चकरा गया। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि आप अपना पहला तटस्थ जीन बनाएं और लॉक खोलें। बिना किसी देरी के एडम की आंखें चमक उठी और वह इवोल्यूशन ट्री में पहुंच गया। उसके पास 15 जीवित स्ट्रिंग थे, लेकिन उसके पास मोटे सिर वाली रेगिस्तानी छिपकली का एक जीन भी था। यह पहले प्रयास के लिए एकदम सही दावेदार था। ठीक है, यह पहले से ही मेरे अंदर है, मुझे बस ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, एडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले कहा। वूश! तिजोरी से एक सफेद जीन उड़कर बाहर आया, एक विशाल सफेद पुस्तक, साधारण, लेकिन ये कभी एक जीवित प्राणी की थी। जीन हवा में तैर रहा था, जबकि उसके चारों ओर धीरे धीरे कुछ दिखाई दे रहा था, अंधेरे से उभरती हुई कोई गोल वस्तु। मैंने कर दिखाया। मैं इसे पहली बार में ही बुला सकता हूं, हालांकि यह इतना भी कठिन नहीं है, एडम ने खुशी से कहा। यह वस्तु एक संरचना थी जिसका आधार एक चौड़ी धातु की अंगूठी थी। अंगूठी के अंदर 2 शंकु के आकार की आकृतियां एक दूसरे को देख रही थीं। वे एक दूसरे की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन उनकी नुकीली नोकें आपस में टकरा नहीं रही थीं, जिससे उनके बीच एक अंतर बना हुआ था। फिर जीन के शीर्ष वाले खाली स्थान की ओर शंकुओं की नोकें इशारा करती हैं। ये ट्रांसम्यूटेटर था, सभी फैंटम्स का उपकरण जिसके साथ वे एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण काम कर सकते थे, जीन को तटस्थ जीन में बदलना। शंकुओं की तरह वलय भी तेजी से घूमने लगा, जिससे जीन पर बहुत अधिक दबाव पड़ा और वह तब तक बदलने के लिए बाध्य हुआ जब तक कि उसका आकार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया और वह एक पूर्णतया धूसर गोले में परिवर्तित नहीं हो गया।